नमस्कार, मैं महेंद्र मूले। आज हम एमपीपीएससी मेंस की अपनी ज्योग्राफी के जो मुख्य परीक्षा आधारित कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं उसमें हम विश्व भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक से कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, जीएस के पेपर 1 में ज्योग्राफी और हिस्ट्री है, पेपर 2 में पॉलिटी, इकोनॉमी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशलॉजी और नेशनल इश्यूज़ हैं, और पेपर 3 में जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट और बेसिक मैथ्स से संबंधित चीज़ें, बेसिक कंप्यूटर से संबंधित चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाना है। तो ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इनको आज हम अपनी क्लास में कवर करेंगे। साथ ही साथ पर्वत, पठार, मैदान, झील, इन पर भी हम एक चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है वॉल्केनो अर्थात ज्वालामुखी। तो क्योंकि मुख्य परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जो है 3 नंबर में, 5 नंबर में और 11 नंबर में जिस तरीके से बन सकते हैं, अगर उसको हम देखें पिछले मेंस के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं, क्योंकि इस बार क्या है, थोड़ा सा पाठ्यक्रम जो है थोड़ा रिवाइज़ हुआ है। तो उसमें जो है वॉल्केनो से, ज्वालामुखी से क्वेश्चन आ सकते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है, ज्वालामुखी बम क्या होते हैं, है ना, प्यूमिस क्या होता है, बेसिक लावा क्या होता है, क्रेटर क्या होते हैं, गेज़र क्या होते हैं, है ना, ये 10,000 धुआरों की घाटी से क्या समझते हैं, स्ट्रोम्बोली क्या है, चिम्बारोजो क्या है, बैथोलिथ क्या है, अंतरा प्लेट ज्वालामुखी क्या होती है। इस तरीके के 3 मार्कर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 50 शब्दों में 5 मार्कर में पूछ सकता है कि भारत में ज्वालामुखी के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं बताइए। परिप्रशांत मेखला पे लेख लिखिए। केंद्रीय भेदन से आप क्या समझते हैं, ज्वालामुखी से निर्मित संरचनाओं पे आप लेख लिखिए। या फिर इस तरीके का एक बड़ा प्रश्न बन सकता है कि ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं और इसके प्रमुख अंगों पर उल्लेख करिए 11 नंबर में। मैं ये मान के चलता हूँ कि हम इस तरीके से टॉपिक को यहाँ डिलीवर करेंगे कि इस टॉपिक से बनने वाले सभी संबंधित प्रश्नों के उत्तर हम दे पाएंगे। और विश्व भूगोल में हमने जो पाठ्यक्रम स्टार्ट किया है, इसमें हम सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता दें कि जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हम जियोमॉर्फोलॉजी की सारी चीज़ों को, पठार को, हिमनद को, झील को, मैदान को, पर्वत को, नदियों को सिलसिलेवार देखेंगे। ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, वाताग्र, वायु राशि, इसके साथ ही विश्व की जलवायु का वैश्विक जलवायु परिवर्तन, इन्वायरमेंट के संदर्भ में वायुमंडल का संगठन, सूर्यातप, उष्मा बजट जो क्लाइमेटोलॉजी का हिस्सा है, वायुदाब, पवन संचार, जेट स्ट्रीम, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, वर्षा, ये सारे टॉपिक जो कंटेंट वाइज दिए हुए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के पाठ्यक्रम में यूनिट सिस्टम से, वो सारे को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं। तो देखिए, ज्वालामुखी जो है बेसिकली इसका संबंध पृथ्वी के जो अंतर्जात बल हैं और उससे उत्पन्न होने वाले एक आकस्मिक परिवर्तन से संबंधित है। और अगर हम बेसिक सिंपल तरीके से बात करें तो मूलतः अगर हम इन चीज़ों को देखें तो ज्वालामुखी जो है बेसिकली यहाँ पर देखें तो ये एक प्रकार की एक नेचुरल घटना है, प्राकृतिक घटना है, जिसके अंतर्गत विस्फोट के साथ जो है कुछ लावा और कुछ जो है ज्वलन खंडाश्म पदार्थ, जो पायरोक्लास्टिक डिब्रिक्स जो ज़मीन के नीचे से निकलते हैं, और इसमें जो है ज्वालामुखी बम, है ना, ये 3 नंबर में पूछ सकता है। गैसें, राख, ऐश आदि चीज़ें जो हैं ये पृथ्वी के जो है आंतरिक भाग से जो है ये बाहर की तरफ जो है इस तरीके से जो है बाहर आने का प्रयास करते हैं या बाहर आते हैं। तो ज्वालामुखी एक प्रकार की प्राकृतिक घटना है, नेचुरल घटना है। और इसके अंतर्गत होता क्या है कि जो विस्फोट होता है तो लावा और जो पायरोक्लास्टिक डैब्रिक्स, ज्वालामुखी बम और गैसें और राख सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं। जब ये ज्वालामुखी उद्भेदन होता है या ज्वालामुखी की घटना जब होती है, जो मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं, तो ये ज्वालामुखी की घटना जो होती है वो एक छिद्र या दरार के माध्यम से होती है और पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो है ये तप्त पदार्थों के रूप में चीज़ें बाहर आती हैं। हम क्रस्ट, मेंटल और कोर में अगर देखें तो नीचे ज़मीन पर हम 32 मीटर जाते हैं तो वहाँ 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है और बहुत सारी संवहनीय तरंगें जो हैं वो रेडियो एक्टिव तरंगे विभिन्न तत्वों को जो है क्रिया करके जो है ठोस, द्रव, गैस में कन्वर्ट करती हैं। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक टॉपिक हम पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे चीज़ों को कि किस तरीके से ये घटनाक्रम होता है, क्योंकि हम यहाँ पे भी सिर्फ टॉपिक जो है एनालिसिस कर रहे हैं और हमारा जो दृष्टिकोण है वो इस तरीके का है यहाँ पर कि हम चीज़ों को जो है टू द पॉइंट लेते हुए चलें, है ना। तो हमने ज्वालामुखी क्या है ये बताया। अब कौन कौन सी गैसें यहाँ से निकलती हैं,
ज्वालामुखी उद्गार के तौर पर कौन कौन सी गैसें, क्योंकि ज्वालामुखी एक प्राकृतिक घटना है, क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। यहाँ से आपको निकलेगा सल्फर निकलेगा, नाइट्रोजन, है ना, आर्गन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। एक बार फिर से देख लें, सल्फर, नाइट्रोजन, है ना, आर्गन, है ना, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज्वालामुखी उद्गार के साथ जो है यहाँ पर दो है स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ से निकलती हैं। इस तरीके का जो घटनाक्रम यहाँ पे बना रहता है। अब ज्वालामुखी उद्गार के क्या क्या कारण हैं या किन कारणों से जो है ज्वालामुखी उद्गार जो है यहाँ पर आता है, उनको थोड़ा सा हम देखते चलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ एक विवर्तनिकीय गतिविधि होती है। क्या होता है, पूरे जो ग्लोब में पृथ्वी पर जो है लगभग जो है महाद्वीपों में 6 से 7 महत्वपूर्ण बड़ी प्लेटें कॉन्टिनेंटल वाइज और कुछ 20 के आसपास छोटी प्लेटें होती हैं जो आपस में टकराती हैं, और इन प्लेटों की एक्टिविटीज़ की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से जो है ये घटनाक्रम यहाँ पर होता है। और प्लेट शब्द को जो है जो विल्सन ने दिया था, और पीटीटी की जो पूरी थ्योरी है 1960-70 के दशक में ये आई थी। तो ये जो भी घटनाक्रम यहाँ पर होता है, इस पूरे घटनाक्रम को यहाँ पे देखेंगे तो पहला पॉइंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि विवर्तनिकीय गतिविधियों की वजह से, है ना, प्लेट टेक्टोनिक की गतिविधियों की वजह से ये होता है। जब प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो होता क्या है, विस्फोटक ज्वालामुखी उद्गार उनके साथ बाहर की तरफ आता है, और यहाँ पर अपसारी प्लेटें जो आपस में टकराती हैं क्षेत्रों में, और जो है उनके किनारे वाले क्षेत्रों में मध्यम से निम्न तीव्रता के ज्वालामुखी उद्गार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये प्लेटों की गति के कारण जो है यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार यहाँ पर होते रहता है। ठीक है, तो ये आपका पहला जो यहाँ पर हमने डिस्कशन किया, वो डिस्कशन किया कि विवर्तनिकीय गतिविधियों के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा कारण है आपके, है ना, साथ में लेते हुए चलेंगे, जितना हमने अभी तक यहाँ पर डिस्कशन किया पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया कि एक प्राकृतिक घटना है, और यहाँ पर जो है ज्वालामुखी विस्फोट के साथ लावा, ज्वल खंडाशिमी पदार्थ, पायरोक्लास्टिक डिब्राइव्स, इसके अलावा ज्वालामुखी बम, गैसें, राख, ऐसे ये सब निकलते हैं। उद्गार के साथ सल्फर, नाइट्रोजन, आर्गन, क्लोरीन, हाइड्रोजन गैसें निकलती हैं, और इसका प्रमुख कारण मैं विवर्तनिकीय घटना बताया आपको। दूसरा, भूकंप के दौरान भी कई बार दरारों का निर्माण हो जाता है, इस वजह से भी जो है यहाँ पर उद्गार के कारण जो है इनका निर्माण देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है रेडियोधर्मी पदार्थों का, 32 मीटर जाने पे 1 डिग्री टेम्परेचर, तो ऊर्जा ऊष्मीय स्तर पर निकलती है और चट्टानें पिघलती हैं, मैग्मा में कन्वर्ट होती हैं, इस वजह से भी ज्वालामुखी बाहर आता है। अगला कारण है गैसों के निर्माण की वजह से ऐसा होता है। आंतरिक भागों में जब जलवाष्प जैसी गैसों का निर्माण से दाब बढ़ता है तो भी यह ज्वालामुखी के उद्गार में सहायक होता है। इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण रीजन है एरोस्टिक जो है इम्बैलेंस, समस्थितिक असंतुलन। पृथ्वी अपने ऊंचे और नीचे स्थानों में एक संतुलन बना के रखती है, पर्वत, पठार, मैदान, झील। अब प्राकृतिक गतिविधियों के कारण होता क्या है कि संतुलन बिगड़ता है, तो पृथ्वी पर रचनात्मक गतिविधियों के द्वारा इस संतुलन को पुनः बनाने का प्रयास किया जाता है। और ये सारा घटनाक्रम जब होता है तो उसी ज्वालामुखी उद्गार के दौरान ये समस्थितिक असंतुलन जो है ये वापस से बन जाता है। तो ज्वालामुखी और भूकंप आने से जो है ये एक समस्थितिक असंतुलन जो बन जाता है वो समस्थितिक संतुलन में भी तब्दील हो जाता है। अब है ऊपरी दाब कम होना। आंतरिक भाग में जो स्थित चट्टानें हैं उनका दाब जो है बना रहता है, और चट्टानों पर निरंतर दाब बना रहता है। आंतरिक चट्टानें ठोस बनी रहती हैं, और किसी कारणवश जब दाब कम होता है तो चट्टानें पिघलकर जो है मैग्मा का निर्माण करती हैं, और यही जो मैग्मा है ये धीरे धीरे ज्वालामुखी के रूप में बाहर आता है ना। हमने इसके 6 बेसिक रीज़न बताया, बहुत ही सरल और सामान्य भाषा में हमारे यहाँ पे हस्तलिखित नोट्स हैं। किताबों में आप जाएंगे तो बड़ी टफ लैंग्वेज मिलेगी, हमारी खुद की बुक में भी आपको लैंग्वेज थोड़ी टफ मिलेगी, लेकिन जो यहाँ पर हमने भाषा शैली का प्रयोग किया है बहुत ही सटीक और MPPSC के लिए बड़ी सामान्य भाषा चाहिए होती है, वो हमने यहाँ लिखी है। पहला कारण हो गया विवर्तनिकीय गतिविधि, दूसरा हो गया भूकंप, तीसरा हो गया आंतरिक भाग में तापमान, चौथा गैसों का निर्माण, पांचवा समस्थितिक असंतुलन, और पांचवा ऊपरी दाब का कम होना। एक प्रकार से हम आंसर राइटिंग का भी पैटर्न आपको समझा दे रहे हैं कि आंसर राइटिंग का पैटर्न कैसा रहेगा। अब जो इस्तेला करती है लैंडस्केप्स या लैंडफॉर्म्स यहाँ पर बनते हैं, उन लैंडफॉर्म्स में जो है 2 तरीके की चीज़ें बनती है, एक इंस्ट्रक्टिव और एक एक्सट्रक्टिव, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। तो अंतर्भेदी आकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं? अब नीचे का मैग्मा भंडार जब धीरे धीरे बाहर की तरफ आता है और बाहर की तरफ आता है और इस तरीके की चादर लिए संरचना का निर्माण होता है, मैं भी इसको अलग से भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इस तरीके की एक संरचना का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो ये जो इस तरीके की संरचना का निर्माण यहाँ पर हो जाता है जिसमें आपका जो पूरा मैग्मा
जो भंडार है वो कन्वर्ट होकर इस तरीके से यहाँ पर आके जम जाता है। तो ये जो जमने की प्रक्रिया होती है इस तरीके से है ढेर के रूप में, तो ये जो ढेर जम जाता है इसी को जो है हम ये कहते हैं बैथोलिथ। और ये बैथोलिथ बाद में फिर ये बैथोलिथ इस तरीके की संरचना में कन्वर्ट हो जाता है, छाते नुमा संरचना में, तस्तरी नुमा, इसको कहते हैं लैकोलिथ, अभी देखेंगे अपन। और ये इस तरीके से एक संरचना का निर्माण हो जाता है, ये इस तरीके से, इसको बोलते हैं लेपोलिथ, है ना। फिर ये जो है लहरदार इस तरीके की संरचना का निर्माण हो जाता है, इसको बोलते हैं फेकोलिथ। और ये इस तरीके से पतली जो आकृति बन जाती है, यहाँ पर पतला पूरा मैग्मा जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं सीट। और ये इस तरीके से जो है ये एक स्क्वायर, एक डंडे की तरह यहाँ जो है ये ज्वालामुखी का निकला हुआ मलबा जम जाता है, उसको कहते हैं सील। और एक खड़े स्ट्रक्चर के तौर पर ये पूरा का पूरा जो है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है, इसको कहते हैं बेसिकली डाइक, है ना। हमने जब आपका मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ाया था तो बताया था कि जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, आर्कियन चट्टान, वहाँ पे बहुत सारे डाइक नुमा संरचनाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो हम क्या करते हैं कि इन सारी चीज़ों को यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बैथोलिथ। बैथोलिथ का भी हमने आपको डायग्राम बताया था कि मैग्मा भंडार, ऊपर जब मैग्मा की एक विशाल पिंड जम जाता है तो उसको जो है वो है बैथोलिथ कहते हैं। और एक गुंबदाकार स्थलाकृति होती है, एक प्रकार की एक गुंबद के रूप में आकृति का निर्माण यहाँ पर हो जाता है ना। इसको कहा जाता है बेसिकली बैथोलिथ। मतलब मैग्मा भंडार के ऊपर में जब मैग्मा एक विशाल पिंड के रूप में इस तरीके से जम जाता है ना। मैग्मा भंडार होता क्या है, ज़मीन के नीचे से ये लावा मैग्मा कन्वर्ट होकर आया, अब ये लावा मैग्मा कन्वर्ट होकर आया और ये यहाँ पर इस तरीके से ये एक संरचना जमी और ये एक संरचना जम गई। और ये कहीं ना कहीं मैग्मा जो है भंडार के ऊपर जब मैग्मा का एक विशाल पिंड जम जाता है इस तरीके का, तो जो विशाल पिंड जम जाता है उस विशाल पिंड को जो है हम लोग बेसिकली कहते हैं आपके बैथोलिथ कहते हैं उसको। इसके बाद हम बात करते हैं लैकोलिथ की। अब क्या होता है, ये जो मैग्मा भंडार है, ये मैग्मा भंडार से जब ऊपर उठता हुआ मैग्मा कमजोर स्थल पाकर एक गुम्बदाकार समतल आकृति में जम जाता है। गुम्बदाकार एक समतल आकृति में जम जाता है। होता क्या है, मैग्मा भंडार से जब वो ऊपर की ओर उठता है तो मैग्मा कमजोर स्थल पाकर एक गुम्बदाकार आकृति के रूप में जम जाता है, इसको लैकोलिथ कहते हैं। और ये लैकोलिथ वाहक नलिका के द्वारा मैग्मा भंडार से जुड़ा रहता है। ये वाहक नलिका है और इस वाहक नलिका के द्वारा जो है ये आपका ये मैग्मा भंडार है जहाँ से मैग्मा निकल रहा है। तो ये जो है ये वाहक नलिका के द्वारा जो है ये मैग्मा भंडार से जो है यहाँ पर आप देख रहेंगे ये संरचना में ये जुड़ा हुआ है। अब है अगला लैपोलिथ। अब लैपोलिथ में क्या होता है, ऊपर उठता हुआ मैग्मा जब कमजोर स्थल पाकर हॉरिजॉन्टल ऐसे क्षैतिज फैलकर तस्तरी का आकार ले लेता है, ऐसा क्षैतिज फैलकर ऐसा तस्तरी का निर्माण ले लेता है, ऐसा क्षैतिज फैलकर ऐसा तस्तरी का निर्माण ले लेता है, तो उसको जो है हम लोग लैपोलिथ कहते हैं। और इस तरह आकृति जो है उसकी वहाँ नलिका जो है कहीं ना कहीं ये भी मैग्मा भंडार से जो है सीधी जुड़ी रहती है। अब जब ऊपर उठता हुआ मैग्मा एक लहरदार आकृति ले लेता है, इस तरीके की एक लहरदार आकृति ले लेता है, तो ये तो वाहक नलिका है। और ये जो वाहक नलिका है ये यहाँ पर ये मैग्मा भंडार से जुड़ी हुई है, तो ये यहाँ से मैग्मा निकल के जो है लावा में कन्वर्ट होकर मैग्मा लावा जो है इस तरीके से लहरदार आकृति जब बन जाती है, तो लहरदार आकृति को जो है हम बोलते हैं फेकोलिथ, है ना। बेथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ और ये फेथोलिथ। इसके बाद सिल, ऊपर उठता हुआ मैग्मा जब क्षैतिज रूप से फैलकर एक चादर के जैसी आकृति का निर्माण करता है, फैलकर चादर के रूप में जम जाता है, तो उससे जो आकृति बनती है ना, तो चादर के रूप में बन जाता है। तो जो चादर के रूप में आकृति बनती है तो उसमें जो मोटी परत जम जाती है, मोटी परत जो जम जाती है उसको सील कहते हैं। ये इस तरीके से चादर के रूप में जो आकृति बन गई, तो जो मोटी परत बन गई यहाँ पर ये मोटी परत बन गई, ये मोटी परत जो निर्मित हो गई इसको बोलते हैं सील। ये जो मोटी परत निर्मित हो गई इसको बोलते हैं सील। और जो ये जो नॉर्मल है जो पतली परत बनती है उसको बोलते हैं बेसिकली क्या, सिस्ट बोलते हैं उसको बोलते हैं सिस्ट। अब जब ऊपर उठता हुआ मैग्मा दीवार के रूप में, है ना, दीवार के रूप में एक मैग्मा भंडार के ऊपर एक लंबवत जम जाता है, इस तरीके से दीवार के रूप में लंबवत जम जाता है। और ये जो आपके ये मैग्मा भंडार के ऊपर एक तरीके से एक लंबवत स्थिति में जम जाता है, तो इसी को जो है हम लोग बेसिकली डाइक कहते हैं। हाँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। देखिए साहब, इसमें मैं क्या करूँगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में बिल्कुल टू द पॉइंट, ज्वालामुखी पढ़ा रहे तो पूरा ज्वालामुखी, भूकंप पढ़ा रहे तो पूरा भूकंप, है ना, चक्रवात पढ़ा रहे तो पूरा चक्रवात, सुनामी पढ़ा रहे तो पूरा सुनामी, है ना, पर्वत पढ़ा रहे तो पूरा पर्वत, पठार पढ़ा रहे तो पूरा पठार, मैदान पढ़ा रहे तो पूरा मैदान, झील पढ़ा रहे तो पूरा झील। तो मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो यूनिट नंबर 1 है पेपर 1 ज्योग्राफी में हम इस तरीके से कवर कर लेंगे। और इस पर थोड़ा अध्ययन सामग्री की भी कमी है,
तो जो है वो आपको कमी जो है कहीं ना कहीं आपको जो हमारी क्लास में नहीं होगी, ये हम आपको गारंटी लेते हैं। तो अभी जो चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे थे, सबसे पहले हमने आपको यहाँ पर एक आकृति बताई, ये बेथोलित वाली आकृति के बारे में बताया हमने, बेथोलित बताया हमने। बेथोलित में हमने आपको क्या बताया साहब? बेथोलित में हमने आपको सीधे से क्लियर कट ये बताया कि यहाँ पर इस तरीके से ये गुंबद के आकृति में ये यहाँ पर जो है मैग्मा चैम्बर से ये इस तरीके की एक ढेर नुमा संरचना का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। और ये जो ढेर नुमा संरचना का जो निर्माण हो जाता है, ये जो ढेर नुमा संरचना का निर्माण हो जाता है, इसी को जो है बेथोलित कहा जाता है। मैग्मा भंडार के ऊपर जब मैग्मा का एक विशाल पिंड जम जाता है तो उसे बेथोलित कहते हैं। और ये गुंबदाकार स्थलाकृति होती है, मैग्मा चैम्बर का ही कहीं ना कहीं ये भाग होती है। ठीक है, इसके बाद हमने अपनी चीज़ों को आगे की तरफ बढ़ाया हुआ है। अब अगला है लेकोलित। मैग्मा भंडार से ऊपर उठता हुआ मैग्मा जब कमजोर स्थल पाकर गुंबदाकार आकृति का निर्माण करता है ना, जब एक प्रकार की गुंबदाकार आकृति का वो निर्माण करता है, आप ये समझ लीजिए इस तरीके का एक गुंबद जैसी आकृति का जो है यहाँ पे निर्माण होता है। और ये जो ये मैग्मा टावर है, ये मैग्मा टावर के अंदर ये जो है पूरा पूरा मैग्मा जमा हुआ है और ये मैग्मा जो है यहाँ पर भी आकर के फैल गया है। तो ये जो इस प्रकार का एक गुंबद का निर्माण होता है, गुंबदाकार एक आकृति का जो निर्माण होता है, उसे लैकोलित कहा जाता है। क्योंकि 10 शब्दों में 3 मार्कर में भी पूछ सकता है, इसलिए आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और वाहक नलिका के द्वारा मैग्मा भंडार से कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है, यहाँ से कंटिन्यू जो है वाहक नलिका के द्वारा जो है मैग्मा जो है वो बॉटम टू टॉप आते रहता है और इस तरीके से प्रोसेस चलती रहती है। अगला जो है वो है आपका लेपोलित। मैग्मा कमजोर होकर जो एक तस्तरी के रूप में है ना आकृति का निर्माण कर लेता है, एक तस्तरी के रूप में आकृति का निर्माण कर लेता है, तो उसको जो हम कहते हैं बेसिकली उसको हम कहते हैं लेपोलित, है ना। उसको हम लोग कहते हैं क्या, बेसिकली लेपोलित कहते हैं। तो लेपोलित की संरचना को भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि वो तस्तरी के नुमा के आकृति के रूप में कैसे यहाँ पर निर्माण करते हैं। ये आपका नलिका वाहक नलिका है और ये वाहक नलिका के अंदर में जो है ये यहाँ पर आपके ये बहुत सारे जो है ये मैग्मा के कण हैं, मैग्मा लावा। और ये जो है बेसिकली ये इस तरीके की संरचना जो है एक तस्तरी नुमा संरचना का जो है निर्माण यहाँ पर हो जाता है। और ये जो तस्तरी नुमा संरचना है बेसिकली ये तस्तरी नुमा जो संरचना है यहाँ पे फैलती है और ये तस्तरी नुमा संरचना क्षैतिज रूप में होती है। इसको हम कहते हैं बेसिकली लेपोलित। ठीक है क्या। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फेकोलित। फेकोलित में क्या होता है कि जो मैग्मा है, मैग्मा जो है बेसिकली वो यहाँ पर कन्वर्ट होके जो है एक लहरदार संरचना का निर्माण करता है और वो जो एक प्रकार की लहरदार आकृति यहाँ पर बन जाती है। तो जो लहरदार आकृति यहाँ पर बनती है, मैं इधर यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ये एक आपका ये आपका कुल मिलाकर के ये पूरा पोर्शन आप समझ सकते हैं जहाँ पर ये आपका पूरा का पूरा कन्वर्टेड है। ये पूरा का पूरा ये जो है मैग्मा है और ये इस तरीके से जो है ये जो है एक प्रकार की एक लहरनुमा संरचना का जो है निर्माण यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये जो लहरनुमा संरचना का जो निर्माण यहाँ पर हो रहा है, ये जो है बेसिकली ये जो लहरनुमा संरचना निर्माण हो रहा है ये फेकोलित है। और फेकोलित के बाद जो अगला है सील और सिस्ट है। जब मोटी परत जम गई तो सील और पतली परत जम गई, मोटी परत जम गई तो सील और पतली परत जम गई तो सिस्ट जो है ना, इस तरीके से जो है एक आकृति बन गई यहाँ पर। और ये जो ये पतली संरचना बन गई और ये जो है एक प्रकार की मोटी संरचना बन गई, है ना। ये मोटी संरचना बन गई, ये पतली संरचना बन गई। तो वही मैग्मा कन्वर्टेड होके जो है यहाँ पर ऐसे पतले रूप में शामिल हो गया, तो पतले रूप में शामिल हो गया, तो पतले रूप में शामिल हो गया और ये वाला जो है पूरा पूरा मोटे रूप में शामिल हो गया। तो जो मोटे रूप में शामिल हुआ, मोटे रूप में शामिल हुआ उसको कहते हैं बेसिकली ये हो गया सील। और जो पतले रूप में शामिल हुआ उसको कहते हैं बेसिकली जो है ये है आपका सीट। और ये है आपका मोटे रूप में हो गया आपका सील, है ना। और ये आपका वाहक नलिका है जहाँ से आपका कन्वर्टेड जो है कंटिन्यू जो है आपका यहाँ पर जो है ये आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है क्या। अब जो है डाइक के बारे में बात करें तो डाइक ऊपर उठता मैग्मा जब दीवार के रूप में भंडार के रूप में एक प्रकार से लंबवत संरचना का निर्माण कर लेता है ना। जब लंबवत संरचना का निर्माण यहाँ पर हो जाता है पूरी तरीके से, एक ये मैग्मा भंडार है और ये मैग्मा भंडार जो है ये मैग्मा भंडार है यहाँ पर, ये मैग्मा भंडार और ये मैग्मा भंडार है और ये मैग्मा भंडार ये यहाँ पर जो है ये इस तरीके से
एक लंबवत स्ट्रक्चर का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, लंबवत स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है। और ये जो लंबवत स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा ये लंबवत स्ट्रक्चर है, परीक्षा में आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो यही चीज़ जो है कहलाती है डाइक। मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, जहाँ पे आपको पिंक ग्रेनाइट मिलेगी, और उस क्षेत्र में आपको नीस मिलेगा, वहाँ पर भी आपको इस तरीके की जो है डाइक वगैरह, है ना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये तो हुआ आपका अंतर्वेदी। अब इसी तरीके से हम चलते हैं बहिर्वेदी। तो बहिर्वेदी में दो तरीके से चीज़ होती है, एक होता है शंकु, और शंकु के बाद जो होता है, शंकु के भी 3-4 प्रकार हैं, तो हम शंकु को देखेंगे। दूसरा होता है काल्डेरा, काल्डेरा के बाद होता है क्रेटर, और क्रेटर के बाद होता है आपके बहुत सारे इसके बहिर्वेदी में संरचना है, पठार है, गीज़र है। तो हम सबसे पहले शंकु पे संरचना करते हैं। अब क्या होता है साहब कि ये क्योंकि विजुअलाइजेशन है, ज्योग्राफी तो पूरी की पूरी बहिर्वेदी इसलिए करती, शंकु का निर्माण होता है। तो जब शंकु का निर्माण होता है तो क्या होता है, नीचे से ज्वालामुखी उद्गार हुआ और लावा की मात्रा जो है यहाँ पर देखो, अंतर्वेदी में जितनी भी संरचनाएं बनी हैं वो सब मैग्मा से बनी है ना, और मैग्मा से बनी है, और जिसमें जितनी भी संरचनाएं बनी है वो लावा से बनी है। और नीचे ज़मीन के नीचे 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, और जो मैग्मा कन्वर्ट होता है लावा में, और इस तरीके से जहाँ पे गर्मी बढ़ती जाती है वहाँ मैग्मा लावा कन्वर्टेड आपस में होते रहते हैं। तो जो शंकु है, शंकु का जो निर्माण है बेसिकली अगर हम देखें तो शंकु का बेसिकली जो निर्माण है उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि शंकु में पहला शंकु है सिंडर शंकु। सिंडर शंकु इस तरीके का होता है कि शंकु का निर्माण तब होता है जब ज्वालामुखी उद्गार के दौरान लावा की मात्रा कम होती है और राख की मात्रा अधिक होती है ना, इसको बोलते हैं आपका। और ये कॉन्केव स्लोप में होती है, इनकी जो ऊंचाई होती है कम, और ढाल इनका एक प्रकार का कॉन्केव होता है, एक प्रकार का जो ढाल होता है इनका, एक प्रकार का इनका ढाल जो होता है वो होता है पूरी तरीके से अवतल, है ना। इस तरीके से इनका जो पूरा ढाल होता है ये अवतल होता है, ये पूरा का पूरा इनका जो ढाल होता है ये अवतल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, राख जो होता है, राख आप ये सीधा समझ लीजिए कि यहाँ पर लावा की मात्रा सीमित होती है और राख या ऐश की जो मात्रा है वो अधिक होती है, और इस तरीके की एक ढेरनुमा संरचना शंकु के साइज की बन जाती है जो एक प्रकार की अवतल स्लोप में होती है, और यहाँ पर राख का ढेर ज़्यादा होता है, लावा की मात्रा कम होती है। इस शंकु की ऊंचाई भी कंपैरेटिवली कम होती है, उसका ढाल थोड़ा सा अवतल होता है, कॉन्केव पैटर्न का होता है। उदाहरण के लिए जो मैक्सिको में जोरेल्लो है, मैक्सिको का जो जोरेल्लो है, ये जो जोरेल्लो शंकु है मैक्सिको का, ये इसका एग्जाम्पल है सिंडर कॉन का, है ना। इसको बेसिकली ऐश शंकु या राख शंकु भी कहा जाता है, हो सकता है 3 नंबर में ये पूछ ले, है ना। तो ये पहला हो गया आपका सिंडर शंकु। दूसरा है अम्लीय शंकु। अम्लीय शंकु क्या होता है भाई, अम्लीय शंकु क्या होता है इसको समझिए आप। अम्लीय शंकु, शंकु का पहला प्रकार हो गया सिंडर शंकु, है ना। अंतर्वेदी के तो अपने कंप्लीट हो गए, है ना, बेतोलिथ, फेकोलिथ, लेपोलिथ, लोकोलिथ, सिल, सिस्ट और डाइक। अब उसके बाद हम बहिर्वेदी में पहला शंकु पढ़े, शंकु में जो पहला अपन ने सिंडर शंकु पढ़े, राख ज़्यादा और लावा की मात्रा कम और अवतल शेप, और है ना मैक्सिको का जोरेल्ला। अब जो दूसरा है वो है आपका, यहाँ पर हम बात करें अम्लीय शंकु। तो अम्लीय शंकु के बारे में आपको मैं बता दूँ, अम्लीय शंकु के बारे में आपको बता दूँ, इस प्रकार के शंकु का निर्माण अम्लीय लावा से होता है जो है, और एसिड लावा से होता है। इसमें सिलिका की मात्रा होती है ज़्यादा, और जो भी लावा यहाँ होता है गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, और ये गाढ़ा लिबा चिपचिपा पदार्थ का होता है। और ये लावा यहाँ पर जैसे ही निकलता है वैसे ही यहाँ पर ये जम जाता है। और आप इसकी संरचना देख रहे होंगे कि इसकी ये यहाँ पर स्ट्रक्चर दी हुई है, ये स्ट्रक्चर बनी बनाई स्ट्रक्चर है। आप चाहें तो इसको यहाँ पर बना सकते हैं डार्क करके, ये ऐसी संरचना बनी हुई है। और ये जो है ये इस तरीके से गाढ़ा चिपचिपा जो है लावा होता है, लावा इसका गाढ़ा और चिपचिपा होता है, और ये लावा निकलते ही जो है यहाँ पर जम जाता है। इस लावा से ऊंचे और तीव्र ढाल वाले शंकु का निर्माण होता है, और इस प्रकार के शंकु जो है अम्लीय तरीके से बनते हैं, इसलिए इसमें जो है सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। जो इटली का स्ट्रोम्बोली है वो इसी का एग्जाम्पल है, आप लिख लीजिएगा। जो स्ट्रोम्बोली है, स्ट्रोम्बोली जो इटली वाला है ना, इटली का जो स्ट्रोम्बोली है वो बेसिकली इसी का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। स्ट्रोम्बोली इटली वाला जो है वो इसी का एग्जाम्पल है साहब। अब है हमारा बेसिक कोन, है ना। बेसिक शंकु की बात करते हैं भाई, हमने जो है क्षार शंकु पे बात करेंगे। पहले हमने आपका सिंडर शंकु पे बात करी, फिर अम्लीय शंकु पे। अब बेसिक मतलब क्षार। इसका शंकु का निर्माण क्षारीय लावा से होता है, जो क्षार होते हैं बेसिक्स उससे इसका निर्माण होता है।
तो यहाँ पर जो है सिलिका की मात्रा होती है कम, और ये थोड़ा सा लावा जो होता है कंपैरेटिवली पतला होता है ना, इसलिए क्षार से बनता है पहली बात तो। दूसरा, इसकी सिलिका की मात्रा होती है यहाँ पर कम, है ना। और एक खास बात ये है कि इस तरीके से निर्माण आप देख रहे हैं, ऐसे ऐसे करके ये जो है यहाँ पर ये बना हुआ है ना, ठीक है। आप इसको ऐसे भी चित्र यहाँ पर याद रख सकते हैं कि ये देखिए ये इस तरीके से जो है संरचना बनी हुई है, फैला हुआ है। निर्माण क्षारीय लावा से होता है और सिलिका की मात्रा कम होती है, थोड़ा लावा ये पतला होता है ना, और आसानी से जो है बेसिकली फैल जाता है। इसका जो ऊंचाई है कम होता है और ढाल भी जो है इसका जो है जो स्लोप है वो कम होता है। इस तरीके से आप देखेंगे इसका जो है जेंटल स्लोप होता है, और ये जो है एक प्रकार का सिल्ड कोन के रूप में होता है। जो मोना लोआ है हवाई द्वीप पे जो मोना लोआ है वो इस प्रकार का क्षारीय जो है क्षारीय जो है आपके शंकु का एग्जाम्पल है। तो शंकु में आपका सिंडर शंकु हो गया, है ना, जोरेल्लो मैक्सिको वाला, अम्लीय शंकु हो गया आपका स्ट्रोम्बोल इटली वाला, और बेसिक शंकु हो गया आपका मोना लोआ हवाई द्वीप वाला। आपके इसमें लिख के आओगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे कि भाई आपने पूरा अच्छा लिखा, इसको सिल्ड शंकु बोलते हैं। अगला है कंपोज्ड। कंपोज्ड शंकु मतलब मिश्रित शंकु। इसका निर्माण मिश्रित तरीके से होता है, आप देख रहे होंगे ये मिश्रित शंकु यहाँ पे बना हुआ है। तो ये बेसिकली जो मिश्रित शंकु है इसका निर्माण मिश्रित लावा से होता है। इसमें ज्वलखंड सिम पदार्थ पाए जाते हैं, ज्वालामुखी बम होता है, राख होता है ना, दुनिया भर के तत्व यहाँ पर पदार्थ जो है ये आपकी संरचना का जो है हिस्सा होते हैं। कंपोजिट टाइप का होता है, और ख़ास बात इसकी ये होती है कि परतों के रूप में जमकर एक ऊंची स्थलाकृति या ऊंचे शंकु का निर्माण करता है, इसलिए इसको मिश्रित शंकु भी कहा जाता है। जो अमेरिका का हुड और रेनियर है वो इसी का एग्जाम्पल है। अमेरिका का जो हुड है, रेनियर है, वो इसी का बेसिकली एग्जाम्पल है। हुड है, रेनियर है, वो इसी का एग्जाम्पल है। हुड है, रेनियर है। इसके बाद है पैरासिटिक कोन। पैरासिटिक कोन क्या होता है? जब पैरासिटिक को बोलते हैं परपोषित, दूसरे पर निर्भर। पहला हो गया सिंडर शंकु, फिर हो गया अम्लीय, फिर हो गया क्षारीय, फिर हो गया कंपोज्ड। अब है पैरास्टिक कोन। पैरास्टिक कोन में क्या होता है? जो लावा का दाब वाहक नलिका पर अधिक लगने लगता है, तो लावा का प्रेशर इतना लगता है, ये दाब नलिका पर, ये जो दाब नलिका बनी हुई है इस पर इतना ज़्यादा प्रेशर लगता है, इतना ज़्यादा यहाँ पर प्रेशराइज हो जाता है ये, कि इसके ऊपर ये प्रेशर ये झेल नहीं पाती है, और ये जो दाब नलिका है ये यहाँ पर टूट जाती है। तो ये जो लावा है यहाँ से बाहर की तरफ आने लग जाता है। लावा का वाहक नलिका पर दाब अधिक लगता है, नलिका टूट के उपनलिका बना लेती है और उपनलिका बन जाता है। ये मुख्य शंकु के ढाल पर अन्य शंकु का निर्माण करती है, और ढाल पर बनने वाली शंकु को परपोषित या जो है इसी को जो है वो पैरास्टिक कोन भी कहा जाता है। और जैसे ये शास्ता का जो परपोषित शंकु है शास्तीना है, याद रखेंगे। अब ये तो हमने अभी तक शंकु की बात की। शंकु में हमने सिंडर शंकु देखा, अम्लीय शंकु, क्षारीय शंकु, मिश्रित शंकु, परपोषित शंकु। आपको अगर हेडिंग याद है, एग्जाम्पल याद है, तो आप बहुत बढ़िया यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। आप कोई भी किताब देखिएगा मार्केट में जो अवेलेबल हो, आपको इस तरीके की क्रोनोलॉजी से जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है आपको थोड़ी सी मिलने में जो है तकलीफ होगी। और हमने बड़ा व्यवहारिक और सामान्य भाषा में चीज़ों को लिखा है, तो चीज़ें जो है आपको समझ में आ रही होंगी, फ्रेम आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं शंकु के बाद कॉल्डेरा। अत्यधिक विस्फोटक ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो उसका स्थलीय भाग है वो पर एक ऊंची स्थलाकृति बनने के बजाय वह हिस्सा वहाँ धंस जाता है, तो उसको जो है एक ज्वालामुखी कुंड का निर्माण हो जाता है, उसको कॉल्डेरा कहते हैं। जैसे जापान में जो ओसो है, ASO, वो एक सबसे बड़ा कॉल्डेरा है। तो होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा विस्फोट होता है तो स्थलीय भाग एक ऊंची स्थलाकृति बनने के बजाय वहाँ नीचे की ओर धंस जाता है, तो उसमें एक होल हो जाता है, उसको जो है कॉल्डेरा कहते हैं। और जब ज्वालामुखी उद्गार शांत हो जाता है तो उसमें पानी भर जाता है, तो उसी को कॉल्डेरा झील कहते हैं। जैसे इंडोनेशिया की जो टोबा झील है वो इसका एग्जाम्पल है, कॉल्डेरा झील पूछ सकता है, सबसे बड़ी झील है। क्रेटर शंकुओं के ऊपरी भाग में पाई जाने वाली एक कीपाकार गर्त होती है, और उस कीपाकार गर्त को जो है हम लोग बेसिकली क्रेटर कहते हैं। वो कीपाकार गर्त काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, और इस कीपाकार जो गर्त है उसको बेसिकली क्रेटर कहा जाता है। इसमें वर्षा का जब जल भर जाता है तो उसको क्रेटर झील भी कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र की जो लोनार झील है वो क्रेटर झील का एग्जाम्पल है। इसके बाद है प्लग, है ना। हमने शंकु पढ़ा, शंकु के 5 पढ़े, है ना। सिंडर शंकु पढ़ा, अम्लीय शंकु पढ़ा, क्षारीय शंकु पढ़ा, मिश्रित पढ़ा, परपोषित पढ़ा, फिर हमने कॉल्डेरा पढ़ा, कॉल्डेरा झील पढ़ी, हमने क्रेटर पढ़ा, क्रेटर झील पढ़ी। अब प्लग या डॉट, वाहक नलिका में मैग्मा के जमने से प्लग का निर्माण होता है, और स्थलाकृति शंकु के अपर्दन के बाद ये जो है नजर आता है। तो वाहक नलिका में मैग्मा के जमने से एक प्लग बनता है, उसको हम बोलते हैं प्लग या डॉट, और स्थलाकृतिक शंकु के अपर्दन के बाद ये नजर आता है।
अगला जो है वो है आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है ये माउंटेन विस्तृत रूप ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे आपके फ्यूजियामा जो जापान का है उसको ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। पठार, ज्वालामुखी पठार का निर्माण क्षारीय लावा की दरारी उद्गार से होता है, हाँ, जैसे भारत में दक्कन का पठार। इसके बाद गीज़र है, ज्वालामुखी क्षेत्र जहाँ पर गर्म जल और जलवाष्प निकलते हैं उनको गीज़र कहते हैं। जैसे ओल्ड फेथफुल गीज़र है येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में, इसका एग्जाम्पल है। धुआरे हैं, ये अंतिम अवस्था के दौरान ज्वालामुखी गैसों और जलवाष्पों का यहाँ पर उत्सर्जन होता है। इनको फॉर्म रोलर्स या धुआरे कहते हैं। उदाहरण के लिए जो यूएस के अलास्का में जो कितमई नेशनल पार्क है वहाँ पे 10,000 धुआरों की घाटी है। मैंने 3 नंबर में बोला भी था क्वेश्चन आ सकता है 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ है, तो ये धुआरे हैं। तो जहाँ ज्वालामुखी की जो अंतिम अवस्था होती है वहाँ बहुत सारी ज्वालामुखी गैस जलवाष्प बहुत सारा निकलता है, उनका उत्सर्जन होता है, उसको धुआरे बोलते हैं, उनको फ्यूम रोलर्स बोला जाता है। अमेरिका के अलास्का में जो कितमई नेशनल पार्क है वहाँ पर ये 10,000 धुआरों की घाटी आपको देखने को मिलेगी। तो ये लगभग हमने ज्वालामुखी को यहाँ पे कवर किया है जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब जो है इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि सक्रियता के आधार पे जो है सक्रियता के आधार पे ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी का क्या विशेष प्रभाव विश्व स्तर पर पड़ता है ना, परिप्रशांत मेखला में जो है ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें भी परीक्षा के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है ना, तो इसको हम ज़रूर देखेंगे और आगे भी हम इस चीज़ को कवर करेंगे। कुछ बोलना नहीं हो तो नमस्कार, वो तो कंटिन्यू रहेगा ना, मेन हेडिंग रहेगी ज्वालामुखी भूकंप। हाँ ठीक हो जाएगा ना। हमारा नेक्स्ट जो मुद्दा है इसमें वो है अर्थक्वेक, भूकंप। भूकंप से भी प्रश्न निश्चित बन सकते हैं, भूकंप और सुनामी दोनों टॉपिक में। ज्वालामुखी हमने कर लिया है। तो पृथ्वी के कंपन को अगर हम किसी स्थान पर, है ना, मान लीजिए कोई तालाब है, वहाँ पर अगर हम पत्थर फेंकें तो इससे कहीं ना कहीं कंपन पैदा होता है। तो उसी तरीके से पृथ्वी पर अगर कंपन पैदा हो तो उसको हम कहते हैं क्या, भूकंप, है ना। तो एक प्रकार की ऐसी स्थिति भूकंप कहलाती है जब कि हम किसी प्लेस पर जो है एक प्रकार का अवांछित परिवर्तन करने की कोशिश करें, या भूकंप का मतलब है कि भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का दोलन, एक प्रकार का कंपन। और पृथ्वी के आंतरिक भाग से अचानक जब ऊर्जा मुक्त होने के कारण जो है कभी कभी जो है भूकंप आते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग है, वहाँ से अचानक ऊर्जा मुक्त होने लग जाती है तो भूकंप आते हैं। और जब ऊर्जा मुक्त होती है तो भूकंपीय तरंगों के रूप में, एक सेस्मिक वेव्स के रूप में धीरे धीरे जो है वो चारों तरफ जो है फैल जाती हैं। भूकंप विज्ञान को जो है हम सिस्मोलॉजी भी कहते हैं। और भूकंपीय तरंगों का जो मापन है वो मूलतः जो किया जाता है वो सिस्मोग्राफी से किया जाता है। तो कई बार भूकंप क्या है इस तरीके का प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। भूकंप सबसे पहले जहाँ महसूस किया जाता है उस पॉइंट को एपिसेंटर कहते हैं, और जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है उसको फोकस कहते हैं। फोकस को हिंदी में कहते हैं अवकेंद्र। 3 नंबर में पूछ सकता है। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है और जिसके कारण भूकंपी जो तरंगे हैं उनका निर्माण होता है या भूकंप का यहाँ से उत्पत्ति होती है, इसको भूकंप मूल या फिर फोकस भी कहा जाता है। जबकि जो एपिसेंटर है, जहाँ पर पृथ्वी की सतह पर अवकेंद्र के ठीक ऊपर ये स्थित होता है, पृथ्वी के ठीक ऊपर अवकेंद्र पर जो है ये उपस्थित होता है। आप देख भी रहे हैं सामने, पृथ्वी के ठीक ऊपर अवकेंद्र पर ये जो है उपस्थित होता है। और बेसिकली जो है इस स्थान पर भूकंपीय तरंगों सबसे पहले पहुंचती हैं और भूकंप के कारण होने वाला सर्वाधिक विनाश जो है वो इसी क्षेत्र में महसूस किया जाता है। तो ये हमने आपको फोकस के बारे में भी बता दिया, जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है, और जहाँ पर सबसे पहले महसूस होता है हमने एपिसेंटर के बारे में भी बता दिया। फोकस को अवकेंद्र कहते हैं और एपिसेंटर को अधिकेंद्र कहते हैं। तो फोकस और एपिसेंटर में अंतर भी पूछ सकता है। अब भूकंपीय तरंगें 3 तरीके की होती हैं। भूकंपीय भूगर्भिक होती हैं P और S, और धरातलीय होती हैं L, है ना। तो ये जो बॉडी वेव्स होती हैं P तरंगें होती हैं। तो ये जो P तरंगें होती हैं इनको प्राथमिक तरंगें भी कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण सर्वप्रथम होता है, इसलिए इनको जो है प्राथमिक तरंगें भी कहा जाता है। और अगर हम देखें तो भूकंपीय तरंगों में जो P तरंगें होती हैं ये इनको प्राथमिक तरंगें कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इनका निर्माण होता है। और जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है तो उनकी तरंगों की गति भी जो है बढ़ती है, क्योंकि प्राथमिक तरंगें होती हैं। और ऑन एन एवरेज करीब करीब ये 6 से लेकर 13 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है ये चलती हैं। इनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहा जाता है, अनुदैर्ध्य तरंगें भी कहा जाता है।
और इनके कणों का जो कंपन है एक प्रकार से तरंग की दिशा में होता है, और ये जो तरंग है मूलतः जो सभी माध्यमों में जो है एक प्रकार से गति करती हैं। तो ये आपकी हो गई पी तरंगे। इसके बाद एस तरंगे, ये द्वितीयक तरंगे होती हैं। औसत गति इनकी करीब करीब होती है आपके पी तरंगों से थोड़ी कम, 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास, है ना। और साथ ही साथ घनत्व तो बढ़ते के साथ साथ इनकी गति भी बढ़ती है, और ये अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। और इनका जो कंपन है तरंग की दिशा के लंबवत होता है। खास बात यह है कि एस तरंगे सिर्फ और सिर्फ जो है ठोस में चलती हैं, जैसे पी तरंगे जो है वो नीचे तक चली जाती हैं। तो जो ये ऊपर ये जो क्रिस्टमेंटल कोर है ना, क्रिस्टमेंटल कोर, तो ये जो है पी तरंगे नीचे तक चली जाती है। ये वाली जो तरंगे है एस तरंगे, ये ठोस पे चलती हैं, सिर्फ ठोस पे चलती हैं। तो ये जितनी भी तरंगे थी ये हमने यहाँ पे डिस्कस करी। पहले नंबर पे हमने करी बॉडी बेस में पी, उसके बाद एस। अब हम बात कर रहे हैं सरफेस। तो सरफेस में हमारी बात करेंगे हम एल तरंगों की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिनको हम धरातलीय तरंगे भी कहते हैं। इनको लव तरंगे भी कहा जाता है। इनकी गति सबसे कम होती है, करीब 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चलती है। ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। और पृथ्वी पर भूकंप पर होने वाला जो सबसे ज़्यादा विनाश है, नुकसान है, वो इन तरंगों के कारण ही होता है ना। तो ये पी, एस और एल तरंगे तीनों हमने आपको बता दी। अब जो हमारी चर्चा चलेगी वो है शैडो जोन पर। वह स्थान जहाँ पर भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड नहीं होती हैं उन्हें भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र या शैडो जोन कहा जाता है। और बाहरी कोर के द्रव अवस्था में होने के कारण जो है इनका निर्माण होता है। और छाया क्षेत्र पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन में कहीं ना कहीं सहायक होते हैं। अगर हम पी तरंगों का छाया क्षेत्र देखें तो आप ये एपिसेंटर देख रहे हैं, जहाँ भूकंप की तरंगें सबसे पहले महसूस की गई थी। और भूकंप की तरंगें जहाँ सबसे पहले महसूस की गई थी, ये एपिसेंटर आप देख रहे हैं, यहाँ फोकस बिंदु था। अब इसमें जो ये 103 से लेकर के 142 डिग्री के बीच वाला एरिया है इस तरफ, और इधर भी 103 से लेकर 142 डिग्री वाला जो एरिया है ये इस तरफ, ये पूरा का पूरा जो है आपके पर्टिकुलर ये जो है ये पी तरंगों का एक छाया क्षेत्र है, अधिकेंद्र है, जो 103 से 142 डिग्री की कोणीय दूरी के बीच में है। और बाहरी कोर में प्रवेश करने पर जो पी तरंगे होती हैं वो अपरिवर्तित होती हैं, और बाहरी कोर में, आउटर कोर में प्रवेश करने के पहले जो पी तरंगे हैं वो अपरिवर्तित होती हैं, क्योंकि क्रिस्टमेंटल कोर में जो आउटर कोर है वहाँ प्रवेश करने में ये अपरिवर्तित होती हैं। और इसके कारण इस प्रकार का एक शैडो जोन यहाँ पर बनता है। आपको पता होना चाहिए कि ये ऊपर ये अपर क्रस्ट और ये मेंटल अपर क्रस्ट है, ये लोअर क्रस्ट है, तो पूरा क्रस्ट वाला एरिया है। उसके बाद ये अपर मेंटल लोअर मेंटल वाला एरिया है, और इसी तरीके से जो है ये अपर कोर और लोअर कोर वाला एरिया है। और ये 100 किलोमीटर में क्रस्ट है, 2900 किलोमीटर में मेंटल है, और 6300 किलोमीटर में जो है कोर है। ये बना है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, सिलिकॉन एल्यूमिनियम से, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, और ये निकिल और आयरन से। तो हम जब एक टॉपिक पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो हम आप उसको जियोमॉर्फोलॉजी में बताएंगे। हमने प्रीलिम्स के दौरान पढ़ाया भी था वो। अभी यहाँ पर क्योंकि मुख्य परीक्षा पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस टोटल मुख्य परीक्षा पर है। तो हमने बताया था आपको, जो पी तरंगे वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में जाती हैं, एस तरंगे ठोस में जाती है, रुक जाती है, और एल वाली सिर्फ ऊपर रहती है। तो ये जो शैडो जोन है, ये पी का शैडो जोन इस तरीके से बनता है। जिस तरीके से ये बनता है सेम इसी तरीके से जो बनता है आपके एस तरंगों का भी शैडो जोन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये एस तरंगों का जो शैडो जोन है ये ऊपर की तरफ बनता है, और ये एपिसेंटर है, और ये 103 दोनों तरफ एस तरंगों का छाया क्षेत्र, जैसे वो 103 से 142 था नीचे की तरफ, तो एस तरंगों का छाया क्षेत्र अधिकेंद्र के दोनों तरफ 103 से 103 की तरफ जो है आपको इस तरीके से यहाँ पर संरचना ये शैडो जोन की मिलेगी, है ना। ये आपको इस तरीके से यहाँ पर संरचना देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ये देख रहे हैं आपकी अपर साइड और लोअर साइड दोनों तरफ में जो है एस तरंगों का ये छाया क्षेत्र जो है देखने को मिल रहा है आपको। ये एपिसेंटर से 103 इधर, 103 इधर। और इनका निर्माण इसलिए होता है क्योंकि एस तरंगें सिर्फ ठोस माध्यम में गति करती हैं। इनका छाया क्षेत्र जो है पी तरंगों के छाया क्षेत्र से कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होता है। पी तरंगों का तो 103 से 142 के बीच में इतने एरिया में था, है ना। और कंपैरेटिवली इनका देखें तो इनका ब्रॉड एरिया थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो कई बार शैडो जोन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। अब जो भूकंप की तरंगे हैं इनको नापने के कुछ मापदंड भी होते हैं। इसमें एक रिएक्टर स्केल होता है, भूकंप की तीव्रता से जो मुक्त होने वाली ऊर्जा है उसको मापने के लिए इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। ये भूकंप के परिणाम को बताता है। इसमें आमतौर पर 0 से 9 तक के अंक होते हैं, और ये जो
लघुगणक स्केल होती है एक प्रकार की, इसमें इकाई बढ़ने पर तीव्रता जो है कई बार 10 गुने तक भी बढ़ जाती है। बोलते हैं ना रिएक्टर स्केल पे पैमाना मापा गया, तो आजकल जो है अगर इससे ज़्यादा तीव्रता के आ जाते हैं तो उसको मोमेंट मैग्नीटाइड स्केल के द्वारा जो है मापा जाता है। तो रिएक्टर स्केल से भी क्वेश्चन निश्चित तौर पर बन सकते हैं। अब है आपके मार्कोनी स्केल। तो मार्कोनी स्केल जो है ये भूकंप के कारण होने वाली जो प्रत्यक्ष हानि है उसको मापते हैं। ये जैसे वो मात्रात्मक थी, गुणात्मक स्केल है, उसमें 0 से लेकर 9 तक अंक थे, इसमें 1 से 12 तक हैं। और आजकल मॉडिफाइड मार्कोली स्केल का भी यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, अगर उसके ऊपर भी तीव्रता का भूकंप आया तो ये भूकंप आने के बहुत से कारण हैं। नेचुरल लेवल पर टेक्टोनिक की वजह से, वॉल्केनो की वजह से, फॉल्ट फॉर्मेशन की वजह से, एरोस्टिक एडजस्टमेंट जो समस्थितिक असंतुलन है, या इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी की वजह से, या आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो कुछ नेचुरल रीजन से जिस वजह से भूकंप आता है। इसके अलावा माइनिंग है, डैम है और एक्सप्लोजन है, ये कुछ ऐसे एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स हैं मानव निर्मित जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक की वजह से भूकंप आता है। प्लेटें जब आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो अधिकतम भूकंप प्लेट किनारे वाले क्षेत्रों में जो भारी प्लेट है वो छोटी प्लेट पे छेपित हो जाती है, बेनी ऑफ जोन बनता है। नेचुरल तरीके से ये भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी के कारण भूकंप विस्फोट होता है। भ्रंश निर्माण, जब दो विपरीत दिशाओं में बल लगता है उससे भी कहीं ना कहीं इसका निर्माण होता है। समस्थितिक समायोजन की वजह से भी जो है आप देख सकते हैं कि भूकंप आते हैं। और एक होता है रिबाउंड थ्योरी, जिसमें प्रोफेसर रीड ने कहा था कि भाई आज से कई साल पहले उन्होंने रिसर्च दिया था कि चट्टानें इतिहास का प्रतिफल होती हैं, और चट्टानें जो होती हैं वो रबड़ की भांति होती हैं। उनको जब हम खींचते हैं, उनमें जब हम विपरीत दिशा का बल लगाते हैं, सपोज कर ये चट्टान है, तो प्रोफेसर रीड कहते हैं कि वो एक रबड़ की तरह होती है। इनका व्यक्तिगत मत था, और उस पर बल लगाते हैं तो चट्टानें रबड़ की भांति जब खींचती हैं तो वो टूट करके अलग हो जाती हैं। और उस वजह से भी जो झटके के साथ जब आकार में परिवर्तन होता है तो वो भी एक रिबाउंड थ्योरी की, जो प्रोफेसर रीड की एक थ्योरी थी, उसके अनुसार आप ये कह सकते हैं कि वो भी एक भूकंप का बहुत बड़ा कारण है ना। हमारी ऑफलाइन कक्षाओं की गुणवत्ता को हम ऑनलाइन में देने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ही निस्वार्थ भावना और एक सच्चे मार्गदर्शक के तौर पर हम आपको गाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी मन लगा के पढ़िए, चीज़ें समझ में आएंगी। भूपटल का संकुचन, जहाँ पृथ्वी निरंतर ठंडी हो रही हो, ठंडी होने की प्रक्रिया में भी कभी कभी बढ़ जाती है, तो इससे भी एक बार कई बार शीतलीकरण की दर में अधिकता की वजह से भी जो भूकंप के आने के कारण बनते हैं। माइनिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, माइनिंग के वजह से बांधों का निर्माण हो रहा है, विस्फोटक चीज़ें हो रही हैं, तो ये भी बहुत बड़ा कारण आप समझ सकते हैं इनके आने का है। तो ये पूरे के पूरे आपको हमने भूकंप से संबंधित चीज़ें बताई। परिप्रशांत मेखला जो है भूकंप के लिए बहुत जिम्मेदार है। 63% जो भूकंप है आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। अगर भारत में भूकंप के संदर्भ की बात करें तो भारत के भूगोल में तो हालांकि आपदा प्रबंधन टॉपिक में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे ही करेंगे, तो हम ये समझ सकते हैं कि भारत में भी भूकंप का जोन आप इस तरीके से देख सकते हैं। जो जोन वाइज अगर देखें तो सबसे अधिक जो क्षति जोखिम वाला इलाका है वो जो है जोन 5 है, और जोन 5 में आप देखेंगे कि कौन कौन से इलाके आते हैं। जोन 5 सबसे ज़्यादा जोखिम वाला क्षेत्र है ना। इसमें मुख्यतः आपका उत्तर पूर्वी राज्य बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गुजरात, कच्छ का रण, ये सारे इलाके जो हैं जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा डार्क दिखा गया है, ये वाले सारे इलाके जो हैं है ना, ये आपके सर्वाधिक भूकंप वाले जो क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत आते हैं। इसको हम भारत के भूगोल में लेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे। हो गया भैया हो गया यार। नमस्कार, मैं महेंद्र मूले। आज हम अपने महत्वपूर्ण टॉपिक के अंतर्गत जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन है उसको यहाँ कवर कर रहे हैं। और इसके पाठ्यक्रम को अगर हम देखें तो हमारे पाठ्यक्रम में जो मुख्यतः चीज़ें हैं उसमें सर्वप्रथम जो है मेजर फिजिकल फीचर्स जो है उसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें और हिमनद हैं, इनको हम देखेंगे। इसके बाद भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया और चक्रवात हैं। इसके अलावा जो विश्व की जलवायु, ऋतुएं, वर्षा का वितरण, जलवायु प्रदेश और जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हैं। तो हम शुरुआती स्तर पर सबसे पहले देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण चीज़ है
अगर हम बात करें सबसे पहले पर्वत के प्रकारों की, तो पर्वत बेसिकली क्या होते हैं? पर्वत मुख्यतः धरातल के जो हैं सबसे ऊंचे स्थल भाग होते हैं। अगर पाठ्यक्रम की नज़र में देखें पर्वत क्या है, पर्वत से ही हमारा पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ है, तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि अगर हम इंडिया के कंटेंट में देखें तो 43% भाग पर भारत में मैदान है, 28 पे प्लेटू हैं और करीब करीब 18 पे पहाड़ हैं और 11 पे पर्वत हैं। और वर्ल्ड सिनेरियो में भी अगर हम देखें तो लगभग यही सिनेरियो मैदान, पठार, पहाड़ और पर्वत का है। अब पर्वत जो है मुख्य तौर पे जो है धरातल पर सबसे ऊंचे भाग हैं और अपने आसपास के क्षेत्र से कहीं ना कहीं ये जो है कंपैरेटिवली जो है ऊंचाई पर स्थित होते हैं। तो इनको जो है बेसिकली हम कहते हैं क्या, पर्वत। 1000 मीटर के आसपास की इनकी जो है यहाँ पर ये हाइट होती है और इनका जो आधार होता है वो अपेक्षाकृत जो है शीर्ष क्षेत्र छोटा, आधार की अपेक्षा जो इनका शीर्ष होता है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है और ये तीव्र ढाल वाले होते हैं। और समतल भूमि से अगर हम इनका स्लोप देखें, ढाल देखें, तो करीब करीब ये 6 डिग्री से लेकर के जो है इनका स्लोप जो है वो 35 डिग्री के आसपास पाया जाता है। और इनकी ऊंचाई जो है इनकी ऊंचाई ढाल और संकीर्ण शीर्ष के द्वारा ही जो है देखें तो ये जितने भी पठारी क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, उनसे कहीं ना कहीं भिन्न होते हैं। और भूतल पर ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। और आमतौर पर जो है अगर हम देखें तो ऊंचाई के आधार पर जो है नीचे पर्वत 2000 से 3000 फीट के, कम ऊंचे 3000 से 4500, साधारण ऊंचाई 4500 से 6000 फीट और अधिक ऊंचे पर्वत जो हैं वो 6000 से भी अधिक के यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड यहाँ पर चीज़ें डिस्कस करनी है तो हम सर्वप्रथम जो है सबसे पहले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से चीज़ों को यहाँ देखेंगे। तो ये जो पीटीटी थ्योरी है, प्लेटों के आपस में टकराने से जो है ये पर्वत का निर्माण होता है, इसको थोड़ा सा हम बेसिकली यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि चीज़ें तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएंगे। तो जो प्लेटें होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं मूलतः। एक जो प्लेट होती है बेसिकली पर्वत निर्माण में ही हम देख रहे हैं, डाइवर्जेंट मोमेंट होता है उनमें। एक इनको अपसारी बोलते हैं, दूसरे होते हैं कन्वर्जेंट मोमेंट, इनको अभिसारी बोलते हैं, अपसारी, अभिसारी, और तीसरी होते हैं ट्रांसफॉर्म, जिनको हम संरक्षी बोलते हैं। तो अगर हम ये प्लेटों को देखें तो आप थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करें कि जो अपसारी प्लेटें होती हैं वो मूलतः जो प्लेटें हैं, अपसारी प्लेटें जो हैं मूलतः अगर हम देखें यहाँ पर तो एक दूसरे से कंपैरेटिवली जो है अलग अलग गति करती हैं, एक दूसरे से अलग अलग दिशा में जो है इनकी मोमेंट आपको देखने को मिलती है कि एक प्लेट जो है इस तरफ जा रही है और जो दूसरी प्लेट है वो मूलतः इस तरफ आ रही है। तो अपसारी गति की प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं। पाठ्यक्रम में हमारे क्योंकि पर्वत है, पठार है, मैदान है, झील है, तो हम थोड़ा इसका कुछ बेसिक भी यहाँ पर देख ले रहे हैं। तो जब दोनों प्लेटों के बीच में एक भ्रंश का निर्माण होता है, एक जिनके सहारे मैग्मा का प्रवाह पृथ्वी की सतह पर होने लग जाता है, तो ये एक नवीन भूप्रपट्टी का निर्माण होता है। और मध्य अटलांटिक कटक जो है उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये एक प्लेट इस तरफ जाती है, एक प्लेट इस तरफ जाती है और ये डाइवर्जेंट मूवमेंट इस तरीके का देखने को यहाँ पर मिलता है। तो ये आपने पहली कंडीशन देखी अपसारी। अभिसारी में क्या होता है, अभिसारी में 2 प्लेटें जो है आपस में एक दूसरे से टकराती हैं। आपस में जो है 2 प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, आपस में उनके बीच में जो है टकराव देखने को मिलता है और इसमें अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे जो है क्षेपित हो जाती है और एक बेनियॉफ जोन का निर्माण होता है। और विश्व के जितने भी वलित पर्वत हैं, चाहे वो महाद्वीप के टकराने से बने हो, महाद्वीप महासागर के टकराने से बने हो या महाद्वीप के टकराने से बने हो, उनका निर्माण इसी तरीके से यहाँ पे देखा जाता है ना। तो ये हो गई आपके अभिसारी। और तीसरा जो है आपके जो है वो तीसरा है ये महाद्वीप इसका पहला एग्जाम्पल है। जब महाद्वीप प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं, सपोज करो अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टकरा रही है ना। इसी तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ है, एक महाद्वीप एक महासागरीय प्लेट टकरा रही है ना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम इसमें देख भी चुके हैं डिस्कशन में। और ये महासागर प्लेट टकराती है। संरक्षी प्लेट जो है एक दूसरे के जो है समानांतर प्लेटें टकराती हैं। हम अब सीधे क्या है पाठ्यक्रम में आते हैं। और पाठ्यक्रम में जो हमारे सिलेबस में चीज़ें हैं, तो मैंने आपको बताया कि जो पर्वत है वो सामान्यतः 1000 मीटर की ऊंचाई के आसपास होते हैं और अपने आसपास के भाग से जो है थोड़े ऊंचाई पर दिखते हैं। तो ये जो वलित पर्वत हैं बेसिकली ये इनका जो निर्माण है ये तब हुआ जब चट्टानों की
चट्टानों की में पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियां हैं वो जब आपस में टकरा रही थी तो उनके बीच में एक मोड़ आ गया, एक वलन आ गया, और इस वजह से जो इनका निर्माण हुआ। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि ये आपके यूरोपियन प्लेट और ये आपके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब आपस में टकराई तो ये जो आपका लॉरेशियन या अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड, ये दोनों आपस में टकराया तो यहाँ पर एक टैथिस भूसन्नति बनी, और एक टैथिस भूसन्नति बनी तो इसी से जो है यहाँ पर ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ये जितने भी आज की दौर में आप देख रहे हैं ये सारे वलित पर्वत, चाहे वो हिमालय हो, अल्पाइन हो, रॉकीज़ हो, एटलस हो, ये सारे इन्हीं का एग्जाम्पल है जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, और वलित पर्वत इसी तरीके से जो है यहाँ पर निर्मित हुए। और वलित पर्वत की खास बात ये है कि ये भूतल पर बहुत ही नवीनतम आप ये कह सकते हैं कि पर्वत हैं, और इनका निर्माण जो है बहुत ही नवीन क्रम में हुआ है। और ये जब से पृथ्वी है तब से जितने भी उच्चावच निर्मित हुए हैं उसमें ये एक ऐसे उच्चावच हैं जो नवीनतम उच्चावच के अंतर्गत हैं। और ये वलित पर्वत का जो निर्माण है बेसिकली ये अवसादी चट्टानों या सेडिमेंट्री रॉक्स के दबाव के कारण उनके जो उनमें जो मोड़ पड़ गया, उनमें जो एक डीप माउंटेन रूट्स बन गए, उस वजह से जो है इनका निर्माण यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो ये लंबाई में अत्यधिक होते हैं और चौड़ाई कंपैरेटिवली जो है इनकी कम होती है। तो ये हमने कुछ बताई आपको बातें। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम भारत में हिमालय को देखें तो आप हिमालय की देखेंगे लंबाई करीब करीब आपको दिखेगी 2400 से 2500 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण में अगर हम चौड़ाई देखेंगे तो करीब करीब आपको 405 किलोमीटर के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो लंबाई इनकी ज़्यादा होती है, चौड़ाई इनकी जो है वो कम होती है। और दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं है कि हमारे जो भी यहाँ पर पर्वत हैं वो एक आर्थोक्लिनिकल अप्रोच का पार्ट है। यहाँ पर आपका तिब्बत का पठार है, और ये तिब्बत का जो प्लेटू है इस पर आपका ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक जो है इस तरीके से संरचना है। और ये एक उत्तर दक्षिण संरचना के तौर पर जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं निर्मित है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ अगर हम भारत में देखें तो ये पूरा पूरा जो है ये एक हेयरपिन बैंड मॉडल या सिंसेक्सियन बैंड मॉडल पर बेस्ड है। यहाँ पे आपके नंगा पर्वत है, और ये जो है आपके इसकी संरचना को अगर हम ये देखें तो ये अरब सागर में यहाँ पर ये सुलेमान पर्वत तक के गया हुआ है, और यहाँ पर ये आपका जो है ये अराकान योमा है, ये आपके नामचा बारवा है, ये आपका नामचा बारवा है, और जो ये इधर बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के पास ये अराकान योमा तक गया हुआ है। तो ये पूरी की पूरी जो संरचना है अगर देखें तो हिमालय का विस्तार आपको इधर बंगाल की खाड़ी तक भी दिखेगा और इधर ये आपके अरब सागर तक भी दिखेगा। तो मूलतः जो है ये पूरा पूरा जो है वलित पर्वत है। अगर हम भारत के अलावा विश्व पटल पर देखें तो उत्तर अमेरिका में भी बहुत सारे आपको वलित पर्वत देखने को मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर जो है ब्रुक्स माउंटेन है, अलास्का रेंज है, रॉकी माउंटेन है, सियारा मैद्रा है, और अपलेशियन पर्वत है, मैकेंजी पर्वत है। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे जो कि आपको उत्तर अमेरिका के अंदर वलित पर्वत के एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्योंकि परीक्षा में आपको सीधे प्रश्न दिया हुआ है वलित पर्वत, तो वलित पर्वत पे अगर आपको चीज़ें पूछी हैं तो आपको वलित पर्वत पे बात बतानी पड़ेगी। तो उत्तर अमेरिका में आप देखेंगे ये आपका ब्रुक्स रेंज है, ब्रुक्स रेंज के बाद जो है आपके यहाँ पर अलास्का रेंज है, और ब्रुक्स अलास्का के बाद में जो है आप ये देखेंगे ये इधर यहाँ पर आपके रॉकी, और इसके बाद जो है आपको लगभग ये अपलेशियन यहाँ पर दिख रहा है ना, ये सियारा, इसके अलावा ये आपके मैकेंजी पर्वत दिख रहा है। तो दुनिया के विश्व पटल पर भी अगर हम देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे आपको वलित पर्वत मिलेंगे। अगर आप पाठ्यक्रम पर नज़र दौड़ाएंगे, देखिए एक तो ज्योग्राफी होती है, ज्योग्राफी पढ़ने वाली ज्योग्राफी है ना, और एक होती है एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग सिलेबस वाली ज्योग्राफी। तो हम थोड़ा सा क्या सिलेबस वाली ज्योग्राफी पे यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो आप ज़रा देखेंगे एक बार ध्यान से, अगर पाठ्यक्रम को देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि पाठ्यक्रम में स्पेसिफिकली जो है आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप जो है जियोमॉर्फोलॉजी की सारी बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी रखिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मेंस में आपको 10 शब्दों में जो 3 नंबर के लिए 1 लाइन लिखनी है, और 5 नंबर के लिए 5 लाइन लिखनी है, और 11 नंबर के लिए 200 शब्दों में लिखना है। तो आप ये देखेंगे आपको यहाँ पर डायरेक्ट हेडिंग दी है पर्वत। आपको पर्वत पे बिल्कुल सिस्टमेटिक नोट्स बनाना पड़ेगा।
है ना। पर्वत के जितने प्रकार हैं, पठार है तो पठार पे सिस्टमेटिक नोट्स बनाना पड़ेगा, मैदान है तो मैदान पे बनाना पड़ेगा, नदियां हैं तो नदियां पे बनाना पड़ेगा, झीलें हैं तो झीलें, हिमनद है तो हिमनद। मार्केट में ऐसी कोई भी किताब नहीं मिलती जिसमें हमको सारे टॉपिक एक सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाए, ठीक है। तो हमारी कोशिश है कि हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलें और आपको पॉइंट वाइज अगर पर्वत पढ़ा रहे हैं तो पर्वत, अभी हमने जो इसके पहले लेक्चर लिया है उसमें हमने आपको ज्वालामुखी पे, भूकंप पे कुछ चीज़ें करी हैं, सुनामी को किसी का पार्ट है, साइक्लोन वगैरह जो है इसको भी उस डिस्कशन का हिस्सा रखेंगे। और तीसरी हेडिंग यूनिट 1 में ये इतने टॉपिक्स हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो हमको जो टॉपिक्स हैं उन्हीं को कवर करना है ना। सबसे खास बात जो है पाठ्यक्रम की वो ये है कि इस तरीके से सेट किया गया है इस बार पाठ्यक्रम कि हमको अकॉर्डिंग टू अगर पाठ्यक्रम पढ़ना है तो हमको ये बताना पड़ेगा कि भारत में वलित पर्वत का एग्जाम्पल अगर हिमालय है तो उत्तर अमेरिका में क्या एग्जाम्पल है। उत्तर अमेरिका के भी 3-4 एग्जाम्पल आपको यहाँ पर उनको बताने होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मैंने आपको ब्रुक्स रेंज के बारे में बताया उत्तर अमेरिका में, जो आपको भी दिखाया था मैंने, है ना। तो ये ब्रुक्स रेंज को मैंने आपको दिखाया था, ये उत्तर अमेरिका के अलास्का में जो है ये नवीन पर्वत श्रेणी। हो सकता है आपको 10 शब्दों में यही दे दे, है ना, ऐसा डायरेक्ट दे दे, डायरेक्ट परीक्षा में दे दे आपको ना। ब्रुक्स रेंज क्या है, ये उत्तर अमेरिका के अलास्का में स्थित जो है नवीन वलित पर्वत है। मैंने आपको बताया कि भाई लगातार मलबे के दबने से उसमें जो वलन पड़ता है, उसमें जो मोड़ पड़ता है, उससे ही जो है इस प्रकार के फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। भारत में अगर हम देखें तो तिब्बत के पठार जो 6100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, उसके आसपास जो भी ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल और शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है, वलित पर्वत का ही एग्जाम्पल। वैसे उत्तर अमेरिका में ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज अगर देखें तो ये भी दक्षिण अलास्का में स्थित है उत्तर अमेरिका के अंदर। माउंट मैंकिले डेनाली यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है जो 6930 मीटर के आसपास है। इसी तरीके से मैकेंजी रेंज है जो पश्चिमी कनाडा के अंदर, उत्तर पश्चिमी कनाडा में है। रॉकी है जो उत्तर अमेरिका के पश्चिम भाग में है और सबसे लंबी है 6500 किलोमीटर, और इसका सर्वोच्च शिखर है माउंट एल्बर्ट जो करीब करीब 4399 मीटर के आसपास है। इसके बाद है अपलेशियन पर्वत, तो अपलेशियन पर्वत भी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी छोर में ही है ना। और इसके बाद ये सियरा माद्रे है। तो अगर हम पूरे इस सिस्टम को यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए हमको जो है ना मुख्यतः एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे डिस्कशन करना है। तो अगर हम ये देखें, मुख्यतः अगर हम यहाँ पे देखें तो आप ये एक चीज़ गौर करेंगे ये सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करते हुए, तो आप ये देखेंगे कि वलित पर्वत में, है ना, वलित पर्वत में मुख्यतः अगर हम देखें उत्तर अमेरिका के अंदर, भारत में आपने हिमालय देखा तो आप ये देखेंगे ये वाला जो है ये ब्रुक्स रेंज है। उत्तर अमेरिका के मैप में ये वाला जो है ब्रुक्स रेंज, ब्रुक्स के जस्ट नीचे में आप देखेंगे यहाँ पर आपका अलास्का है ना। अब 10 शब्दों में आएगा तो अपन लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप ये देखेंगे ये वाला जो है ये रॉकी, और इसके बाद जो है जस्ट नीचे में ये आपके सियरा माद्रे, और इसके बाद जो है ये आपके अपलेशियन, और इसके बाद जो है ये आपके मैकेंजी, है ना। तो अगर आप सबसे पहले मान लीजिए 10 शब्दों में ये आ गया, 10 शब्दों में आ गया कि भैया आप ब्रुक्स रेंज बताइए कहां पर है ना। ब्रुक्स रेंज का आपको बताना है कहां पर है, तो आप क्या लिखेंगे, है ना। देखेंगे स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे, ये ब्रुक्स रेंज आपको ऊपर दिख रही है उत्तर अमेरिका के अलास्का में। उत्तर अमेरिका के अलास्का में जो नवीन वलित पर्वत है उसको हम कहेंगे ब्रुक्स रेंज। बस इतने ही शब्द आपको लिखना है, तभी आपको 3 नंबर मिलेगा, है ना। मेरे को एक ऐसी ज्योग्राफी भी पढ़ाते आती है जिसमें आपके बहुत कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएंगे। हम एक ही टॉपिक को 3 घंटे पढ़ते रहेंगे, पाठ्यक्रम नहीं होगा। हमारे हर पेपर में 5 यूनिट है, हमारे 3 पेपर में हमको पूरा कोर्स कंप्लीट करना। आज हमने इथिक्स में भी आपको एक यूनिट पूरी की पूरी लगभग समझा दी, इथिक्स में भी हमारा 8 यूनिट है, तो हमको पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट करना है। तो अब ब्रुक्स रेंज आप लिख पाएंगे। अब मान लीजिए अलास्का आ गया, अलास्का आ गया, तो अब अलास्का रेंज पे आपको क्या लिखना। अब 2015 प्री में क्वेश्चन पूछा था अलास्का रेंज कहाँ है, 4 ऑप्शन दे दिए थे, उत्तर अमेरिका टिक लग गया, लेकिन अब मेंस में देखा अलास्का रेंज कहाँ है, तो आपको अलास्का में भी अलास्का रेंज का है, आपको बताना पड़ेगा भैया अलास्का रेंज जो है वो दक्षिण अलास्का के अंदर है। और अमेरिका का जो सर्वोच्च शिखर है माउंट मैंकिले डेनाली, माउंट मैंकिले डेनाली वो यहीं पर है। और माउंट मैंकिले डेनाली जो है वो 6930 मीटर के आसपास है ना। माउंट मैंकिले डेनाली, माउंट मैंकिले डेनाली जो है वो यहां पर आपके अलास्का रेंज में स्थित है।
मैं पाठ्यक्रम में अगर पर्वत पढ़ा रहा हूं तो मैं पर्वत को 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर के दृष्टिकोण को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूं। इस तरीके से पढ़ेंगे तो प्री आपका अपने आप तैयार हो जाएगा, है ना। तो अभी तक जो चीजें हमने देखी उसमें सबसे पहले क्या हुई, ये ब्रुक्स रेंज हो गया। उसके बाद ब्रुक्स रेंज पे क्या लिख दिया आपने, ये उत्तर अमेरिका के अलास्का में स्थित है, नवीन वल्लभित पर्वतमाला है उत्तर अमेरिका में। हो गए 10 शब्द। अलास्का रेंज के बारे में क्या लिख दिया, ये दक्षिण अलास्का में है, उत्तर अमेरिका का सर्वोच्च शिखर जो माउंट मैंकिले है वो यहाँ पे है। बोले डाटा याद नहीं रहता, रट लो भैया, कैसे याद नहीं होगा, सत्य की खोज मत करो। 6930 मीटर है माउंट मैंकिले, अलास्का में है, डाटा याद करना पड़ेगा। जैसे माउंट एवरेस्ट 8848 है, वैसे माउंट मैंकिले 6930 मीटर है। हो सकता है सपोज करो माउंट मैंकिले लिखने को आ गया 10 शब्द में, तो है ना, तो आपको हर स्तर से तैयार रहना। अगला भैया मैकेंजी रेंज। अब भैया मैकेंजी रेंज कहां पर है, आपको मैंने बताया, ये हो गया ब्रुक्स रेंज, ये हो गया अलास्का रेंज। आप इधर देखो, ये है आपका मैकेंजी रेंज, दिख रहा है आपको मैकेंजी रेंज। उत्तर अमेरिका का मैप आप बना दो, ऐसे ऐसे करके उत्तर अमेरिका आप बना देना परीक्षा में, या आप ब्रुक्स बता देना, या अलास्का बता देना, या मैकेंजी बता देना, जो पूछेगा बता देना, ये मैकेंजी है। अब मैकेंजी रेंज जो है उत्तर पश्चिम कनाडा का हिस्सा है, और उत्तर पश्चिम कनाडा में जो नॉर्थ वेस्टर्न कनाडा है उसके बीच का ये जो है नवीन वलित पर्वत है, ठीक है ना। ये आपका मैकेंजी पर्वत हो गया। प्री में तो क्वेश्चन ही आ जाता मैकेंजी पर्वत का है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। कुछ अपन देख लेंगे जितने पर्वत काम के। अब आगे रॉकी। रॉकी जो है ये है भैया, है ना, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो क्या लिखना है, रॉकी माउंटेन जो है पश्चिमी भाग में नवीन वलित पर्वत है, और लगभग पूरी रॉकी श्रृंखला को अगर हम देखेंगे तो लगभग 6500 किलोमीटर तक फैली हुई है उत्तर अमेरिका में लगातार। और इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है आपका माउंट एल्बर्ट। नाम याद रखना, माउंट एल्बर्ट। हो सकता है 10 शब्दों में माउंट एल्बर्ट आ जाएगा। 4399 मीटर, 4399 मीटर है माउंट एल्बर्ट। और जो माउंट एल्बर्ट है वो कहां पर है, वो रॉकी पर्वत में। 3 डाटा पास में है आपके। पहला रॉकी पर्वत कहां है, उत्तर अमेरिका के पश्चिम में, ठीक। सबसे लंबा है 6500 किलोमीटर, दूसरा डाटा। तीसरा डाटा माउंट एल्बर्ट, इसके अंदर ऊंची चोटी है। और आप इस पे और एक चीज लिख दो कि 4399 मीटर है। नंबर कट ही नहीं सकता, 3 में 3 मिलेगा, कटता कब है लिखो नहीं तब। आप लिख के आओ उत्तर अमेरिका लंबी चोटी है, सबको मालूम है कितनी लंबी है उत्तर अमेरिका में, सबको मालूम है। पश्चिम में लिखो कौन सी ऊंची चोटी है वो लिखो भैया। आएगा कोई भी आपको पढ़ाएगा और आपको समझा के जाएगा, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़। अरे भैया पढ़ना आपको खुद ही है। जब तक खुद नहीं पढ़ोगे नींद अपनी आंखों से होगी, आएगी, किसी के बताने से नहीं आएगी। मैं बता के चले जाऊंगा ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला जब तक खुद नहीं पढ़ोगे। आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद पढ़ोगे, खुद याद करोगे, तब चीज समझ में आएगी, है ना। अगला जो है अपलेशियन पर्वत। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी छोर में, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी छोर में, यह है पूर्वी साइड, ईस्टर्न साइड। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी छोर में यह है अपलेशियन पर्वत, और यह भी वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। खास बात यह है आयरन बहुत मिलता है यहाँ पे, मिनरल्स बहुत मिलते हैं यहाँ पे, बहुत सी इंडस्ट्रीज यहाँ पर है। जैसे हमारे भारत में छोटा नागपुर का क्षेत्र है ना, धात्विक खनिज मिलते हैं, वैसे ही अमेरिका में जो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत लोहा है, बहुत आयरन है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, और ये बहुत अच्छा क्षेत्र है ना इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू। अमेरिका की जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना, जितना भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना, वो अमेरिका के इसी ईस्टर्न पार्ट पे है। अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट पे पूरा इंडस्ट्री है, और रॉ मटेरियल आ रहा है नॉर्थन पार्ट से, वेस्टर्न पार्ट से, साउथर्न पार्ट से। तो अमेरिका का पूरा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, उसका जो कोलैबोरेशन है, वो आपको अपलेशियन पर्वत श्रृंखला पर देखने को मिलेगा। अब बात हम अगली करेंगे सियरा माद्रे। सियरा माद्रे दिख रहे हैं, सियरा माद्रे, सियरा माद्रे बहुत इंपॉर्टेंट है। सियरा माद्रे, सियरा माद्रे
पूर्व पश्चिम मैक्सिको में है। यू विजुलाइज करना आपको, अमेरिका कहाँ पर है, उत्तर अमेरिका में मैक्सिको कहाँ पे है, कनाडा कहाँ पे है, तो उसमें मैक्सिको कनाडा को देखते हुए चलना। तो सियरा माद्रे जो है वो आपके बेसिकली जो है मैक्सिको में स्थित है। तो अब ऐसे ही अपन कुछ क्या करते हैं, जैसे अपन उत्तर अमेरिका के देख लिए ना, उत्तर अमेरिका के वलित पर्वत देख लिए, तो हम ऐसे ही जो है अब यहाँ पे कुछ एक दो और देख लेते हैं, तो उससे हमको जो है सारी चीज़ें यहाँ पे याद होती चलेंगी। और ये जो है हमने यहाँ पर देखा, उत्तर अमेरिका के बाद दक्षिण अमेरिका का भी देख लेते हैं वलित पर्वत। दक्षिण अमेरिका का वलित पर्वत देख लेते हैं जल्दी से, है ना। दक्षिण अमेरिका का वलित पर्वत, है ना, दक्षिण अमेरिका का, ये दक्षिण अमेरिका का वलित पर्वत है भैया, ये एंडीज, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है। और ये एंडीज पर्वत श्रृंखला ये भी वलित पर्वत है, पश्चिमी भाग में 7000 किलोमीटर में फैली हुई सबसे लंबी है। और इसकी सर्वोच्च चोटी है एंकाकागुआ, जो इस बार एमपीपीएससी की प्री में जोड़ी बनाने में आया था, दिया था एंकाकागुआ। और एंकाकागुआ को जोड़ी बनाना था कहाँ से, दक्षिण अमेरिका से। तो डीप स्टडी पढ़ोगे, गहराई में जाके पढ़ोगे, तो वो जो 4 जोड़ी बनाने में थे, अगर 2 भी मिल गए तो आपका मामला जम जाएगा। तो ये एंकाकागुआ में, ये एंडीज हो गया। इसकी हाइट कितनी है, 7021 मीटर इसकी जो ऊंचाई है। और इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, ये सारे देशों में यहाँ पे फैला हुआ है। ये पूरे साउथ अमेरिका के अंदर इक्वेडोर है, पेरू है, बोलिविया है, चिली है, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, ये पूरे के पूरे देशों में यहाँ पर ये इसका ब्रॉडनेस देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने इंडिया का एग्जांपल बताया, हिमालय, वलित पर्वत, उत्तर अमेरिका के बता दिए, उत्तर अमेरिका के बाद दक्षिण अमेरिका के बता दिए। अब अपन यूरोप चलते, यूरोप में देख लेते कहाँ कौन है, और यूरोप में भी चीजों को समझ लेते हैं जल्दी जल्दी, है ना, क्योंकि वलित पर्वत जहां जहां है उसको तो हमको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं। अब यूरोप में देखेंगे भैया कहां पर क्या है, तो यूरोप में पहला तो है भैया आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत के बाद जो है और भी आपके पेरिनीज श्रृंखला भी है ना, तो इनको भी हम देख लेंगे अभी। तो आल्प्स पर्वत को थोड़ा सा देख लेते हैं हम। आल्प्स पर्वत के बारे में मैं आपको बता दूं, आल्प्स पर्वत जो है बेसिकली ये फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड और जो है ऑस्ट्रिया से संबंधित है। और माउंट ब्लॉक यहां की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट ब्लॉक, जो करीब 4807 मीटर के आसपास है। निश्चित तौर पे आल्प्स पूछ सकता है, तो आपको क्या लिखना है कि आल्प्स पर्वत फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में स्थित है, और माउंट ब्लॉक जो है इसकी सर्वोच्च शिखर है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉकेसस। तो कॉकेसस, ये देखो आप, ये दिख रहा है कॉकेसस, यूरोप में ये कॉकेसस दिख रहा है आपको। तो कॉकेसस पर्वतमाला यूरोप का सबसे उच्च शिखर है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है एल्ब्रूज, ये वो है एल्ब्रूज। और ये जो एल्ब्रूज है, ये जो एल्ब्रूज है ये 5633 मीटर के आसपास है। याद तो करना पड़ेगा भैया, है ना। मेरे को भी याद करने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन क्योंकि मेरे को पढ़ाना होता है तो मुझे याद करना पड़ता है, तो फिर भी आपको भी याद करना पड़ेगा। अच्छा मास्टर वो जो पढ़ा दे, क्लास में याद करा दे, है ना। कार्पेथेरियन, कार्पेथेरियन, कार्पेथेरियन माउंटेन, ये कहां पर है, कार्पेथेरियन माउंटेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन है। ये कार्पेथेरियन देखिए आल्प्स के जस्ट बगल में दिख रहा है आपको, ये आल्प्स के जस्ट बगल में है कार्पेथेरियन। कार्पेथेरियन बहुत फेमस है, यूक्रेन वाला एरिया, पोलैंड वाला एरिया, यूक्रेन, पोलैंड, है ना, रोमानिया वाला एरिया, वो यूक्रेन जहां ऑरेंज क्रांति हुई थी, जिसकी राजधानी कीव है, जिसको लेकर के G8 से G7 बन गया था और रूस को बाहर होना पड़ा था यूक्रेन क्रीमिया विवाद के चलते। तो यहीं पर है ये कार्पेथियन, कार्पेथियन माउंटेन, जो कि रोमानिया, यूक्रेन और पोलैंड के पास में खनिज संसाधनों से भरा पड़ा है। अगला है पिरेनीज, है ना, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, पिरेनीज की श्रृंखलाएं। और पिरेनीज पर्वत श्रृंखलाएं जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और पिरेनीज की खास बात यह है साहब कि जो पिरेनीज पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनकी सबसे खास चीज ये है पिरेनीज की, पिरेनीज देखेंगे आल्प्स के जस्ट बगल में, देख रहे हैं आप, ये पिरेनीज है जो बे ऑफ बिस्के उसके बगल में, फ्रांस और स्पेन के बीच में ये जगह का
निर्धारण करते हैं, ये जगह का निर्धारण करते हैं, और ये बेसिकली आइबेरिया को प्रायद्वीप को यूरोप से अलग करते हैं, और ये पूरे के पूरे बिस्के की खाड़ी से लेकर के भूमध्य सागर तक फैले हुए हैं। ठीक है क्या? देखो क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पे कंटेंट मटेरियल की थोड़ी सी कमी है। अगर हम अच्छे से पढ़ लें, देखो हम तो निस्वार्थ भावना से अपनी ऑफलाइन की गुणवत्ता ऑनलाइन में भी देने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद सीधा सा है, विद्यार्थी गंभीरता के साथ पढ़ाई करे, सही दिशा में लगे रहे, सिलेक्शन जब होगा तब होगा, लेकिन गुणवत्ता के साथ पढ़ाई करना उसको बंद नहीं करना चाहिए, लगे रहना चाहिए। तो पहला बेटा ये आल्पस हो गया, आल्पस के बाद ये हो गया आपके कार्पेथिरियन, कार्पेथिरियन के बाद हो गया ये आपका काकेसस, और ये हो गया बेटा आपके पिरेनीज। तो लगभग मान के चलिए आप कि आपका यूरोप कंटिनेंटल में जितनी चीजें हो गई। अब थोड़ा सा हम क्या अफ्रीका भी चल लेते हैं भैया, जब वलिद पर्वत ढूंढने निकले हैं। हमने भारत में हिमालय देख लिया, उत्तर अमेरिका देख लिया, दक्षिण अमेरिका देख लिया, यूरोप देख लिया, तो लगे आता हूं अब अफ्रीका में भी देख लेते हैं अफ्रीका में क्या है मामला, है ना, क्योंकि हमारा कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड है। सबसे पहले बात करते हैं एटलस की। तो ये जो एटलस माउंटेन है, इसकी सबसे खास बात ये है कि अफ्रीका में जो एटलस माउंटेन है आप देख रहे हैं, ये अफ्रीका के अंदर ये एटलस माउंटेन है अफ्रीका के मैप में। इसकी सबसे खास बात ये है कि ये जो है एटलस पर्वत श्रृंखला, अब देख रहे हैं जैसे कि मैप में ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में दिख रहा है आपको। भाई लिखना कैसे, आपको पता है अफ्रीका में, तो अफ्रीका के उत्तरी भाग में नवीन वलिद पर्वतमाला है। इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वो है ताऊ बकाल, है ना, नाम है उसका ताऊ बकाल, है ना, ताऊ बकाल इसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है ताऊ बकाल। और जो ताऊ बकाल है वो करीब 4615 मीटर के आसपास है। याद हो जाती चीजें। मैं आपको एक क्लास लूंगा जिसमें मैं आपको टेक्निक बताऊंगा याद कैसे करना है ना, किसकी कितने मीटर है, याद कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये उसकी ऊंचाई हाइट है, और ये पूरा का पूरा जो पश्चिमी सहारा वाला इलाका है, जो मोरक्को वाला इलाका है, अल्जीरिया वाला इलाका है, ट्यूनीशिया वाला इलाका है ना, जहां पर अरब स्प्रिंग वाला मूवमेंट हुआ था, तो वो पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, वो पूरे एरिया में ये आपका एटलस माउंटेन फैला हुआ है। अगला है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला। ये यूपीएससी का क्वेश्चन था 2019 का। ये दक्षिणी अफ्रीका में है बेसिकली। ड्रैकन्सबर्ग दिख रहा है आपको, ये देखो अफ्रीका के ऊपर जाओ तो एटलस, अफ्रीका के नीचे आओ तो दक्षिण पूर्वी तट पे आओ तो ड्रैकन्सबर्ग। और ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला जो है वो नीचे साइड में, कहां पर है भैया, नीचे साइड में है ना। ड्रैकन्सबर्ग अगर आ गया 10 शब्द में तो बच्चे क्या लिखना है, अफ्रीका का मैप बनाना है, अफ्रीका के मैप में दक्षिण पूर्व में दिखा देना है, और ये दक्षिण पूर्वी तट पे जो है ये फैला हुआ है, इसको आपको समझा देना है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा हम ऑस्ट्रेलिया भी देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या है मामला। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है ऑस्ट्रेलिया में, उनको भी हम देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक खास जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और दक्षिणी आल्पस वाला भाग है। तो जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया में, उस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो कहाँ पर है, कैसे है ना। तो लगभग सारे महाद्वीप कवर हो जाएंगे। तो ये अफ्रीका ये नहीं है, यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया है, थोड़ा गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप ऑस्ट्रेलिया समझें, है ना। ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है ये। तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो ऑस्ट्रेलिया की, ये दिख रही है आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में है, ये पूरी की पूरी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है, ईस्टर्न साइड में है। और यहां पर कोसियुस्को जो है इसकी ऊंची चोटी है, कोसियुस्को, जो करीब 2234 मीटर के आसपास है। नाम याद रखेंगे कोसियुस्को, है ना, कोसियुस्को इसकी यहाँ की चोटी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की, और ये इसके दक्षिण भाग में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक साउथर्न एल्प्स है, साउथर्न एल्प्स जो कि इसके न्यूजीलैंड के दक्षिण भाग में है ना। वो भी आपको याद रखना है कि न्यूजीलैंड के दक्षिण भाग में एक पर्वतमाला है जहाँ पर इसमें इसकी ऊंची चोटी माउंट कुक है। तो लगभग हमने ये बता दिया। अब जब इतना हमने देखा है तो हम एशिया के भारत के भी वलिद पर्वत को थोड़ा सा एक फाइनल टच दे देते हैं, है ना। भारत के फाइनल टच दे देते हैं कि भारत के उत्तर में जो नवीन वलिद पर्वतमाला है
उसमें सर्वोच्च चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, संसार की सबसे लंबी ऊंची चोटी है, 8,848.86 मीटर इसकी वर्तमान में हाइट है। अभी 50 मीटर और बढ़ जाएगी तो 8,000 जो है ये 900 के आसपास हो जाएगा, लेकिन अभी जो रिसेंटली है वो 8,848.86 मीटर के आसपास है। तो ये भी नवीन वलित पर्वत है और ये इस कंटेंट में आपको यहाँ पर समझना है। इसके बाद जो एशिया के और भी वलित पर्वत हैं उनमें म्यांमार में स्थित जो है एशिया का ही अराकान योमा, जो मैंने आपको हेयर पिन बैंड मॉडल का नाम बताते समय यहाँ पे डिस्कशन किया था, तो ये एशिया का ही जो है अराकान योमा, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। अराकान योमा, अराकान माउंटेन जो है ये भारत इधर लगा हुआ है, ये अराकान योमा म्यांमार से लगा हुआ है। तो अराकान योमा जो है जहाँ पे हमने जो है अभी कुछ दिनों पहले एक मूवमेंट भी चलाया था, तो ये आपके लगभग एशिया के वलित पर्वत हो गए। और इसमें जो है यूराल पर्वत श्रृंखला भी है जो एशिया को जो है यूरोप से अलग करती है, वो भी एक वलित पर्वत श्रृंखला का भाग है। अराकान योमा जो म्यांमार में है, उसके बाद जो है एक यूराल पर्वत श्रृंखला है जो कि यूराल माउंटेन है, जो कि बेसिकली यूराल जो है वो एशिया को यूरोप से अलग करती है ना, एशिया को यूरोप से अलग करती है, भी खनिज संसाधनों से संपन्न है, परिपूर्ण है। अब हमने जिस तरीके से ये पूरा का पूरा देखा पर्वत, ये तो वलित पर्वत था। अब हमारा अगला है भ्रंशोत पर्वत, क्योंकि पर्वत पढ़ रहे हैं तो लगभग इसको कवर ही कर लेते हैं, अधूरे में नहीं रखते हैं। तो अब भ्रंशोत पर्वत देख लेते हैं। भ्रंशोत को बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, और ब्लॉक माउंटेन को जो है बेसिकली भ्रंशोत पर्वत भी कहा जाता है। तनाव और खिंचाव होने से जो है ये बनते हैं और फॉल्ट पड़ने से बनते हैं। पर्वतों का निर्माण तनाव और खिंचाव से होता है, और जब कोई भी चीज़ में तनाव और खिंचाव होता है तो धरातलीय भागों में दरारें पड़ जाती है, भ्रंश पड़ जाती है, जिससे कुछ भाग नीचे धस जाता है और कुछ भाग जो है ऊपर की तरफ चल जाता है। तो इसको जो है ये भ्रंशोत पर्वत भी कहा जाता है। इसमें फॉल्ट लाइन भी होती है और इस तरीके से रिफ्ट वैली का निर्माण हो जाता है, और इस तरीके से जो है ये आपके भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। एक सामान्य भ्रंशन होता है और एक सामान्य भ्रंशन के अलावा जो है एक विशेष भ्रंशन होता है। तो हमारे पाठ्यक्रम में जो चीज़ें हैं हमको क्योंकि वही पढ़ना है, तो भ्रंशोत पर्वत का आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि ये जो भ्रंशोत पर्वत जो है ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सियरा नेवेदा रेंज, जो कैलिफोर्निया में और पैसिफिक ओशियन में मैक्सिको के पास में है, और विश्व का सबसे बड़ा भ्रंशोत पर्वत का एग्जाम्पल है ये। तनाव और खिंचाव की वजह से जो है ये भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है, और तनाव और खिंचाव की वजह से इनका निर्माण होता है, इसको ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। और बेसिकली जो सियरा नेवेदा रेंज है ये विश्व पटल पर इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा वाचस पर्वत है जो यूएस के दक्षिण पश्चिम में है, वाचस पर्वत है ना, वाचस पर्वत जो है ये भी एक एग्जाम्पल है जो कि आपके यूएस के दक्षिण पश्चिम में है, वो भी जो है एग्जाम्पल है ब्लॉक पर्वत का, इसको आपको याद रखना है। साथ ही साथ हमको और भी चीज़ें देखनी है। इसमें जो है ये वॉस्जेक पर्वत है जो फ्रांस में है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी में, वो भी इसका एग्जाम्पल है। भ्रंशोत का एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है ना। जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो भी तनाव और खिंचाव की वजह से जो है अलग अलग हुआ है। राइन नदी बहती है, ब्लॉक पर्वत। सॉल्ट रेंज है पाकिस्तान में, वो इसका एग्जाम्पल है। भारत में जो विंध्यन और सतपुड़ा की श्रेणियाँ है ना, ये सॉल्ट रेंज है पाकिस्तान में, ये इसका एग्जाम्पल है। भारत में जो विंध्यांचल और सतपुड़ा की श्रेणियाँ हैं जो जल विभाजक का काम करती है, ये विंध्यांचल और सतपुड़ा, जो हम ऑलरेडी भारत के भूगोल में, मध्य प्रदेश के भूगोल में डिस्कस करेंगे। विंध्यांचल में हम आपको पूरा का पूरा विंध्यन श्रेणी, कैमूर, भांडेर आज हमने पढ़ाया भी था, और सतपुड़ा में जो राजपीपला, महादेव, असीरगढ़, ग्वालीगढ़ और मैकाल की श्रेणियाँ, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो भ्रंशोत के आपको एग्जाम्पल याद रखना है क्योंकि परीक्षा में एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद ये एट ए ग्लांस से कुछ बता दें हम आपको। हमने ज्वालामुखी बताया, तो ज्वालामुखी में हमने प्राकृतिक घटना है पूरा बताया आपको, कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, है ना, और किस वजह से ज्वालामुखी में उद्गार होता है। फिर हमने भूकंप के बारे में बेसिक चीज़ें बताई एट ए ग्लांस में, कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, क्या कारण होते हैं ज्वालामुखी के। फिर हमने ज्वालामुखी की कुछ आकृतियाँ बताई कि जो काला लिबलिबा चिपचिपा पदार्थ निकलता है वो किस तरीके से बाहर आके जमता है। हमने पूरा बैथोलिथ पे डिस्कशन किया, आप वीडियो सुन सकते हैं। हमने लैकोलिथ के बारे में बताया पूरा डिटेल में, हमने लेपोलिथ के बारे में बताया, हमने आपको फेकोलिथ के बारे में पूरा बताया, सील और सिस्ट के बारे में बताया, डाइक के बारे में बताया। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। इसके अलावा हमने जो सिंडर शंकु है,
उसको एक डिटेल डिस्कशन का पार्ट बना के यहाँ पे सिंडर शंकु के बारे में पूरा डिटेल में हमने डिस्कशन किया कि किस तरीके से सिंडर शंकु और मैक्सिको की जोरिल्ला के बारे में हमने आपको बताया। फिर उसके बाद हमने अम्लीय शंकु पे बताया, इसका एग्जाम्पल स्ट्रॉम्बोली का पूरा एग्जाम्पल हमने आपको बताया। फिर हमने आपको बेसिक कोन के बारे में बताया, मोना लोआ जो हवाई द्वीप में है। साथ ही साथ हमने आपको कंपोजिट शंकु के बारे में बताया जो हुड और रेनियर है। इसके बाद हमने आपको परपोषित के बारे में बताया, परपोषित का एग्जाम्पल शास्ता बताया हमने। कॉल्डेरा के बारे में बताया हमने आपको, क्रेटर के बारे में बताया, दुआरे बताया हमने, बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई। सेम इसी पैटर्न पे हमने जो है आपको यहाँ पे पूरा का पूरा ज्वालामुखी टॉपिक डिस्कस किया बहुत ही ईमानदारी के साथ, और आप उसको एक बार रीड कर लेंगे तो निश्चित तौर पे चीज़ें आपको स्वतः समझ में आ जाएंगी, कहाँ कहाँ पे ज्वालामुखी आते हैं, कैसे क्या होता है। हमने अर्थक्वेक में एपिसेंटर के बारे में डिस्कशन किया, जहाँ भूकंप की तरंगें पहुँचती हैं। फोकस के बारे में डिस्कस किया, है ना, इसको पढ़ लेंगे एक बार अच्छे से आप। फोकस एपिसेंटर में भूकंपीय तरंगे पी, एस और एल के बारे में बताया। पी तरंगे क्या होती हैं हमने पूरा डिटेल बताया आपको, पी, एस और एल पूरा बताया। पी तरंगे ठोस द्रव गैस में चलती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। द्वितीयक तरंगों के बारे में बताया कि सिर्फ ठोस में चलती हैं, उनकी स्पीड कंपैरेटिवली कम होती है। धरातलीय तरंगों का एल तरंगे हमने पूरा डिटेल में बताया कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। हमने पूरा इसको डिस्कस किया कि किस तरीके से ये खतरनाक हो सकती हैं, है ना। और इसके बाद जो हमने पी का जो छाया क्षेत्र 103 से 142 वाला पूरा स्टैडियो जोन को हमने बताया कि कैसे इसका स्टैडियो जोन बनता है। और उसके बाद हमने एस तरंगों का स्टैडियो जोन बताया जो 103 से 103 दोनों दिशाओं में बनता है। और हमने मार्कोनी स्केल और रीचर स्केल के बारे में पूरा डिटेल में आपको पूरा बताया कि कहाँ पे क्या किस तरीके की पृष्ठभूमि है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ते रहें और हमसे जुड़े रहें, और इसके बाद हमारा अगली जो क्लासेस है वो कंटिन्यू करेंगे, है ना। हमारे जो भी आगामी शिक्षक हैं वो अपने लेक्चर्स लेंगे और इस तरीके से आप और हम जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और लगातार हमारे वीडियोस को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं। और डिमांड ऑन वीडियो हम एक श्रृंखला भी चालू कर रहे हैं जिसमें हम स्टूडेंट की डिमांड पे भी कुछ वीडियोस बनाएंगे, है ना। तो ये भी हमने एक पहल की है, शुरुआत की है, तो इनको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।